सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सभी एक बार कंफर्म करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है दिल्ली सल्तनत पार्ट 2। कंफर्म करें एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा, एंड दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्लेव डायनेस्टी। यानी कि गुलाम वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया एंड इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम इन इंडिया। बताइए कौन सा इसमें से सही है। चलो, तो कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। यस, इट इज़ ट्रू। ठीक है, इन द ईयर 1206 1206 एडी में इसने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी। और इसकी अगर बात करेंगे तो इसका एम्पायर जो है बहुत छोटा सा रहा, मतलब बहुत छोटा टेन्योर रहा इसका। 1206 से लेकर 1210 तक इसने रूल किया। लाहौर से इसने रूल करना शुरू किया, लाहौर से रूल किया इसने। एंड अगर बात करें कि आर्किटेक्चर में इसने क्या किया, तो जो कॉर्बेल्ट आर्च जो हम बोलते हैं, कॉर्बेल्ट आर्च जो टेक्निक है या फिर जो टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है, उसमें इसने कुव्वतुल इस्लाम बनाया। कहाँ पे? दिल्ली में ही। वहीं पे आपका कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया अपने जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, ठीक है, जिसको अपना गुरु मानता था, उसके नाम पे। और साथ ही साथ इसके अलावा इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कहाँ पे? अजमेर में। और इसकी चौगान खेलते वक्त डेथ हो जाती है, जो कि एक तरीके का पोल है, टर्किश पोलो है। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम इन इंडिया। यस, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, चहलगानी सिस्टम, सिल्वर टंका, कॉपर जीतल, ये सब। और इसका रूल कब से कब तक रहा था? 1210 से लेके 1236 तक, है ना, जहाँ पे पहले इसने आराम शाह को हराया जो लाहौर में बैठा हुआ था, एंड देन लाहौर से दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट करने का काम किया था इल्तुतमिश ने। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रजिया सुल्तान। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, फर्स्ट वुमेन रूलर थी दिल्ली सल्तनत की। शी रूल्ड विद द सपोर्ट ऑफ द टर्किश नोबल्स। इन्होंने टर्किश नोबल के रूल के सपोर्ट से रूल किया। अब देखो, ये बात तो सही है कि जो इनिशियली ये थ्रोन पे बैठी थी, वो इन्होंने जो शाह तुर्काना है ना, याद आपको? शाह तुर्काना कौन थी? शाह तुर्काना थी रुकनुद्दीन फिरोज़ की मदर, या फिर इल्तुतमिश की वाइफ भी थी वो। ठीक है, तो इनिशियली तो काइंड ऑफ अपने साइड में कर लिया था, लेकिन उनके रूल को थ्रेटन कर रहे थे टर्किश नोबल्स। इसीलिए वो 1236 से लेके सिर्फ 1240 तक ही रूल कर पाती हैं। तो यहाँ पे स्टेट ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, 1 ओनली। Consider the following statements about Alauddin Khilji. He introduced the market control reforms to regulate the prices. उन्होंने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बाजार नियंत्रण सुधार लागू किए। यस, अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स लेके आए, जिसमें कि उसने क्या किया? 3 तरह की मार्केट स्टैब्लिश करी। एक तो कपड़े और कॉस्टली आइटम्स के लिए सरायादिल, स्लेव्स एंड हॉर्सेस के लिए, और एक ग्रेन मार्केट मंडी, जिसको गवर्न कौन करता था? शहना करता था एक। ठीक है, शहनाई मंडी इसको बोलते हैं। ही अबॉलिश द इक्ता सिस्टम कम्प्लीटली। यस, इसने इक्ता सिस्टम को अबॉलिश किया। चहलगानी किसने अबॉलिश करने का काम किया था? ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। यस, कब बनाई थी खिलजी डायनेस्टी? 1290 में, और 90 से लेके 96 तक रूल किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। द खिलजी रूलर्स वर ओरिजिनली टर्क्स बाई रेस। यानी कि ये ओरिजिनली टर्क्स थे खिलजी की। अगर बात करें, क्या ये टर्क्स थे? हाँ जी। तो सबसे पहली बात तो हमने देखा था कि जो पहला टर्क था वो कौन था? टर्क का मतलब टर्की नहीं, तुर्कमेनिस्तान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले टर्क कौन आए थे? महमूद ऑफ गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, और उन्हीं के लीनियज से सब बिलोंग कर रहे थे। बाद में भी हम देखेंगे कि जो
सैयद डायनेस्टी आएगी वो टर्क्स नहीं थे, जो लोधी डायनेस्टी आती है वो टर्क्स नहीं थे। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट मलिक काफूर। और अच्छा ये बताइए कितने तरीके की खिलजी ने टैक्स कितने तरीके के लगाए थे? कितने तरीके के टैक्स लगाए थे? सो ही वॉज अ ट्रस्टेड जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ट्रू। ही लेड सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपेडिशंस टू द साउथ इंडिया, यस, जहाँ पे यादव ऑफ देवगिरी, होयसाल ऑफ हालेबीडू, ककातियाज ऑफ वारंगल एंड पांड्या जो मदुरई के पांड्या हैं उनके खिलाफ, सब के खिलाफ इसने कैंपेन लीड किए। ठीक है, इसीलिए इसको मालिक नाइब बना दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम आगे स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी फिर खिलजी डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था। कौन था लास्ट रूलर? यस, घरई चरई। घरई वॉज अ हाउस टैक्स, चरई वॉज अ पैस्टोरल टैक्स, एंड तीसरा क्या था? पोलाज। बेटा एक तो झापड़ पड़ेगा ना शर्मा जी, पोलाज था। घरई चरई और खराज, पोलाज नहीं खराज। ठीक है, जो कल्टीवेशन टैक्स हुआ करता था। और ध्यान रखना खम्स अलग होता था। खम्स क्या होता था? खम्स वॉज वॉर बूटी। वॉर बूटी मतलब का जो कि वॉर में कैप्चर हुआ है उसका 1/5 काइंड ऑफ आपको सुल्तान को देना है अगर कहीं पे भी वॉर हुआ है, और बाकी जो 4/5 है उसको डिवाइड किया जाएगा सोल्जर्स के बीच में। चलो तो शुरू करें। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है 1316 में, तो मलिक काफूर वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पर वो ओमर को, जो अलाउद्दीन का छोटा बेटा था उसको बिठाता है थ्रोन पे। ठीक है, ओके, तो उसको थ्रोन पे बैठाता है ओमर को। अब इससे जो बड़ा बेटा है मुबारक शाह वो चिढ़ जाता है, काफूर को मारता है, ओमर को भी हटाता है, और उसके बाद खुद बैठ जाता है मुबारक शाह। ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, खुसरो शाह, ना कि मुबारक शाह। ठीक है, क्या नाम था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह, या फिर खुसरो खान भी इसको बोलते हैं। ओके, देन एक सेकेंड, ध्यान रखना मैंने आपको बताया था इस तरीके से समझो। ये खिलजी था, ठीक, इसके दो बेटे हैं। एक बड़ा बेटा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मुबारक शाह। ठीक है, एंड जो छोटा बेटा है उसका नाम है ओमर। ठीक, अब मलिक काफूर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था। उसने क्या किया, मुबारक शाह थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही रंगीनियत में विश्वास रखता था, इसलिए उसने ओमर को, छोटे बेटे को बिठाया और खुद काइंड ऑफ एक तरीके से रूल करना शुरू कर दिया उसने। अब इसमें मुबारक शाह ने क्या किया, काफूर को मारा, ओमर को मारा, और इसको मारने का काम किया था किसने? इसने मारा था अगर बात करें क्या नाम था उसका, खुसरो खान। ठीक है, खुसरो खान जो कौन था? इसी का ही मिनिस्टर था। जो ये मुबारक शाह था ये होमोसेक्सुअल था, ऐसा ज़ियाउद्दीन बरानी बोलते हैं कि ये होमोसेक्सुअल था। इसके रिलेशन से काइंड ऑफ खुसरो खान से, तो खुसरो खान ने रिलेशंस का फ़ायदा उठाते हुए इसी को साइड कर दिया और खुद रूल करने लगा। और इस खुसरो खान को मारता है कौन? गाजी मलिक। और यही गाजी मलिक बनता है कौन? गियासुद्दीन तुगलक। ओके, so the last king of the Khilji dynasty, Khusro Khan, was killed by Ghazi Malik. He built the city of Tughlaqabad and also built the Tughlaqabad fort. यानी तुगलकाबाद सिटी इसने बिल्ड करी और फोर्ट बिल्ड किया। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। एक्चुअल में हुआ क्या था, बंगाल में एक रेबेलियन को शांत करने गया था ये, सक्सेसफुली कैंपेन को शांत करके जब ये लौटे दिल्ली, तो वहाँ पे एक पवेलियन बनाया गया। ठीक है, इनके लिए विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए। वो पवेलियन जो है एक्सीडेंटली गिर गया, पूरा धंस गया, और इनकी हो जाती है मृत्यु। और वो जो पवेलियन है वो इनका लड़का बनाता है जौना उलुग खान। उलुग खान ये कोई और नहीं बल्कि बाद में बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। तो इसी ने वो पवेलियन बनाया था जिससे कि इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगेन वो सारी थ्योरीज़ हैं कि जानबूझ के मारा मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिस तरीके से अलाउद्दीन ने इसको जलालुद्दीन खिलजी को मारा, लेकिन ऐसा कुछ
मतलब एविडेंस मिलते नहीं कि जानबूझ के मारा, ये एक्सीडेंट ही माना जाता है एक। खैर जो भी हो, मोहम्मद बिन तुगलक थ्रोन पे बैठ जाता है। इनका रूल अगेन बहुत शॉर्ट रहता है। अगर आप देखो स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, उसका जो पहला रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक, सिर्फ 4 साल का रूल, 1206 से लेकर 1210। देन खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी में भी अगर आप देखो तो पहला रूलर कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, सिर्फ 6 साल तक रूल। और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है, इसमें गयासुद्दीन तुगलक सिर्फ 5 साल तक रूल करता है। तो 4 साल, 6 साल, 5 साल, इसी तरीके से पहले वाले रूलर जो हैं काफ़ी कम टाइम तक रूल कर पाते हैं। जो मेन मलाई खाता है वो कौन खाता है, आगे के रूलर्स। तो मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं 1325 से लेकर 1351 तक ये रूल करते हैं। ये बहुत ही एम्बिशियस थे। अभी तक हमने पढ़ा है कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा था कि ट्रिब्यूट लेते रहेंगे इनसे, डायरेक्ट रूल नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। ट्रिब्यूट लेंगे लेकिन डायरेक्ट रूल नहीं करेंगे। लेकिन इनका ऐसा मानना नहीं था, चाहे गयासुद्दीन रहे हों चाहे मोहम्मद बिन, उनका ऐसा कि डायरेक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश करना है, ये इनका मेन टारगेट था। ओके। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से 1351 तक रूल करते हैं, ही हैड द लार्जेस्ट किंगडम ऑफ ऑल, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया अगर किसी के अंडर में था मोहम्मद बिन तुगलक। यानी इससे हम ये भी कन्फर्म कर सकते हैं कि इसके बाद, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये जो एम्पायर है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता गया, है ना। उसके पीछे के रीजंस क्या थे, कई सारे रीजंस तो मोहम्मद बिन तुगलक के काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं हॉट एंड हेस्टी डिसीजंस थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी हॉट एंड हेस्टी था, दिखने में नहीं, डिसीजंस में अपने, ठीक है। ही वॉज विजिटेड बाई ट्रैवलर इब्न बतूता फ्रॉम मोरक्को हु रोट अ बुक कॉल्ड एज रिहला। एंड पता है इसमें रिहला में क्या बताया मोहम्मद, इसने क्या बोलते हैं इसने क्या बोलते हैं इब्न बतूता ने, जो कि मोरक्को से आया था, कि इज़ वन ऑफ द 4 ग्रेट किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द 4 ग्रेट किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर वन ऑफ द 4 मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। ही इंक्रीज टैक्सेशन इन दोआब रीजन। तो इसकी अब कुछ पॉलिसीज हम देखेंगे, जिसकी वजह से इसको वाइजेस्ट फूल कहा जाता है, सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि इसके कुछ ऐसे डिसीजंस थे जहाँ पे तुरंत ही डिसीजंस लेता था बिना किसी से पूछे, और कोई रिकमेंडेशन देता भी था तो मानता भी नहीं था। तो बिना ज़्यादा किसी से पूछे रिकमेंडेशन लिए ये अपने पे ही एकदम तुरंत डिसीजंस लेता था, क्योंकि इसको एकदम अपना एम्पायर एक्सपैंड करना था। अब क्योंकि ये जो डिसीजंस इसने लिए ये सब ऑलमोस्ट फेल हो गए, तो कहीं पे तो इसके खुद हम बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल फेलियर अगर बोल सकते हैं, इसका डिसीजन पैरालिसिस बोल सकते हैं, और कुछ तो ऐसी कंडीशंस हो गई कि इसका जो डिसीजन लिया गया था जो सही साबित हो सकता था वो भी फेल हो गया, ठीक। तो ही इंक्रीज टैक्सेशन इन द दोआब रीजन। तो जो दोआब रीजन है, अगर आपको याद हो दोआब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसकी बात हो रही है। तो जो गंगा यमुना के बीच का एरिया, जहाँ पर अगर आपको याद हो अलाउद्दीन खिलजी ने उस लैंड को खालिसा डिक्लेयर कर दिया था, है ना, और वहाँ जो कि इक्ता के अंडर में नहीं आता था, वहाँ पे इसने टैक्सेशन लगाया और हैवी टैक्सेशन लगाया टू फंड हिज प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग हिज लार्ज आर्मी। तो बहुत ही बड़ी आर्मी को इसने फंड करने के लिए वहाँ पे टैक्सेशन लगाया। लेकिन हुआ क्या हुआ ये कि वहाँ पे फेमाइन आ गया, ठीक है। साथ में ही क्या हुआ, वहाँ पे फेमाइन आ गया। फेमाइन जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला वो फेमाइन, लगभग आप ये मान के चलो कि 1334 से लेके, ठीक है, 37 तक की बात है ये, लगभग ये टाइम पीरियड की बात है जहाँ पे पूरा फेमाइन चला। और फेमाइन के चक्कर में हुआ क्या, पेशेंट्स की हालत और ख़राब हो गई, और जब और ख़राब हो गई तो इसने और कुछ मेजर्स लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने ये सौंधर लोन दी है, जिनको कि हम तक्कावी लोन्स भी बोलते हैं, तक्कावी या फिर सौंधर लोन, सो दैट कि जो फार्मर्स है वहाँ के वो अपने एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकें, नई बीज मतलब सीड्स वगैरह ले सकें, इसलिए लोन देना शुरू किया। लेकिन जो लोन देते थे, जिन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था लोन देने के लिए, वो ही करप्ट निकले, और इसका ये जो पूरा सिस्टम है लोन देने का, और जो एग्रीकल्चरल लोन है इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, इसीलिए इसको सौंधर बोला गया, वो भी फेल हो गया, ठीक। फिर इसका एक डिसीजन था, दैट वाज कि इसने ट्रांसफ़र कर दी कैपिटल को फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी। अब देवगिरी पड़ता कहाँ पे है, देवगिरी पड़ता कहाँ पे है, तो दिल्ली यहाँ पे है और देवगिरी यहाँ पे है, ठीक है। तो दिल्ली से इसने कैपिटल को शिफ्ट किया देवगिरी, और ये भी बहुत ही
काइंड ऑफ ऐसा डिसीजन था जो कि एकदम तुरंत लिया गया था। लिया क्यों गया था? अभी मैंने आपको बताया बहुत ही एम्बिशियस रूलर था। इनका ये था कि डायरेक्ट कंट्रोल इन किंगडम्स से इस्टेब्लिश करना है, हमें ऐसा हफ्ता वसूली नहीं चाहिए, ठीक है, हमें प्रेजेंट से नहीं चाहिए कि हमें बस प्रेजेंट देते रहो हम खुश रहेंगे, हमें डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए। और डायरेक्ट कंट्रोल को इस्टेब्लिश करने के लिए उसने पहले तो इसको एडवाइस किया गया था, ऐसा फरिश्ता लिखते हैं जो 15th सेंचुरी के ऑथर हैं, कि उज्जैन, इनके जो मिनिस्टर्स इन्होंने एडवाइस किया कि उज्जैन में शिफ्ट कर लो कैपिटल। लेकिन उन्होंने उज्जैन में शिफ्ट नहीं किया, बल्कि कहाँ पे किया? देवगिरी में, क्योंकि उनको लगता था कि ये ज़्यादा सेंट्रल पोजीशन है, जिससे कि ये हर जगह को, नॉर्थ को भी और साउथ को, दोनों को कंट्रोल कर पाएंगे, दोनों को कंट्रोल करने में आसानी रहेगी, दिल्ली को भी और जो साउथ है उसको भी, दोनों को कंट्रोल करने में वो आसानी रहेगी। तो इसकी वजह से होता क्या है कि सबको एडवाइस कर दिया जाता है कि सब लोग अभी चलेंगे कहाँ पे? दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद। जैसे कि हमारे मोदी जी ने बोल दिया था डीमोनेटाइजेशन को लेकर, जिसकी वजह से फिर बोला गया कि ये इनका तुगलकी फरमान है। जैसे तुगलकी फरमान इसलिए बिकॉज मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसी तरीके से फरमान दिया था। इसी तरीके से फरमान दिया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसीलिए तुगलकी फरमान बोला गया था उस टाइम पे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसी तरीके का फरमान दिया था कि सब अब यहाँ से, दिल्ली से सबको दौलताबाद शिफ्ट होना है, देवगिरी। तो दिल्ली में रहेगा कौन? आसपास के जो मौलाना वगैरह हैं वो सब आके यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जो वहाँ पर करंट में मौलाना थे दिल्ली वगैरह के, उनको बोला नहीं गया, तो वो भी एक्चुअल में उनको भी बोला गया कि आपको भी साथ में नीचे चलना है, ठीक है, यानी कि दौलताबाद। और इसीलिए उनको लिए रास्ते में कई सारे खानका बनवाए गए। खानका क्या होते हैं? खानका होते हैं काइंड ऑफ हॉस्पाइस, यानी कि थोड़ा सा रुकने के लिए, हॉस्पीस फॉर दी सेंट्स, जो संत थे, ठीक है, उनके लिए खानका बनवाए गए थे बीच बीच में, ठीक है। और ये इसका वन ऑफ दी क्या था? मंशूर था। मंशूर क्या होता है? मंशूर होता है ऑर्डर। तो इसने के जो ये सब है ना, ये ऑर्डर कि दिल्ली से दौलताबाद चलो और ये सब ऑर्डर हैं उसके, और ऑर्डर्स को बोला गया मंशूर। तो इसने बहुत सारे मंसूर पास किए। और काइंड ऑफ वही है कि जब यहाँ पर कैपिटल शिफ्ट हो रहा था, ठीक है, तो उस कैपिटल शिफ्ट में ही बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। इनफैक्ट कि इब्न बतूता अपनी एक बुक में लिखते हैं कि एक अंधा था, उसको दिखता नहीं था, ठीक है, तो वो कैसे जाए? उसको घसीटते हुए तुगलक ने बोला कि इसको लेके आओ, घसीटते हुए, और उसका दौलताबाद तक उसका सिर्फ कंकाल बचा था, सब पूरा जो फ्लैश है उसकी बॉडी से सब निकल चुका था। तो इस तरीके के फरमान थे उसको, तो काफ़ी क्रूर टाइप भी था ये। कौन? आपका मोहम्मद बिन तुगलक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का माइंड शिफ्ट हुआ एंड ही सेड कि चल घर चलें, यानी कि अब वापस इसने जो है देवगिरी, जिसको इसने दौलताबाद नेम कर दिया था, दौलताबाद से वापस शिफ्ट कर दिया इसने कैपिटल, कहाँ पर? दिल्ली में। ऐसा किया क्यों? ऐसा इसलिए किया क्योंकि माबर रीजन है, ये जो रीजन है कोरोमंडल कोस्ट, इसको माबर बोला गया, ठीक है, माबर कोरोमंडल रीजन। यहाँ पे रेबेलियन हो गया, बहुत तगड़ा वाला रेबेलियन हो गया माबर वाले रीजन में, लगभग 1334-35 की बात है। और जब रेबेलियन हो गया तो तुगलक भाई अपने यहाँ पे सप्रेस जब करने गए तो प्लेग काफ़ी भयंकर फैल चुका था यहाँ पे, ठीक है, प्लेग, ब्यूबॉनिक प्लेग। इस प्लेग में बहुत सारे सोल्जर्स इनके मारे गए और इनकी भी हालत ख़राब हो गई, तो वापस यहाँ पे ही गए। समझ चुके थे कि यहाँ रह के कंट्रोलर नहीं हो सकता है, प्लस यहाँ पर वाटर डेफिशिएंसी भी है, उतना ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उन्होंने बोला चलो वापस सब लोग अब दिल्ली चलो। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे जो मौलाना हैं वो यहीं पे रह जाते हैं, और इसी वजह से महाराष्ट्र के ये जो रीजन है दौलताबाद, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, सिर्फ इसी कारणवश, ठीक है। अब ये लोग यहाँ पे गए और रुके एंड मौला यहाँ पे इस्लामिक इन्फ्लुएंस हुआ, इसका जो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट जो एक यहाँ पे चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि अभी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ पर बहमानी सल्तनत एक हम बोल सकते हैं कि इस्लामिस्ट एक डायनेस्टी बनती है, बहमानी सल्तनत यहाँ पे साउथ इंडिया में, ठीक है। तो साउथ में मोस्टली इस पर्टिकुलर इवेंट को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है अगर हम इस्लाम को बात करें। वो तो है ही, ये ट्रेड वगैरह अरब्स के साथ, लेकिन ये भी एक काफ़ी बड़ा कारण है। तो अगेन इन्होंने अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया, नहीं कि ये चीज़ भी इनकी फेल हो गई। जिस तरीके से इनका एग्रीकल्चर रिफॉर्म वाला जो चीज़ है कि पहले इन्होंने टैक्स लगाया दोआब वाले रीजन में, फिर सोनधन और टक्कावी लोन दिए, वो सब फेल हो गए, उसी तरीके से भी फेल हो गया। यही नहीं रुके है। तो जब इन्होंने डिसीजन लिया था दिल्ली से देवगिरी का शिफ्ट करने का, उसी टाइम की बात है, यानी कि 1329-30 की बात है ये, ठीक है। जब इन्होंने क्या किया, जब, और ये रिटर्न हुए कब थे, ये रिटर्न हुए थे वही लगभग 1335, क्योंकि 1335 में लगभग ये प्लेग फैला था, तो लगभग 1335 से 37 में दौलताबाद से दिल्ली वापस इन्होंने शिफ्ट किया।
फेल्ड पॉलिसीज़ और में क्या आती हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसकी वजह से इसको हम वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं। ही इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी इन 1329 विद हाई वैल्यू। हाई वैल्यू, यस। इन्होंने क्या बोला, मतलब दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि उस टाइम पे सिल्वर की काफ़ी शॉर्टेज हो रही थी। जैसे आज अगर आप देखोगे तो सिल्वर के प्राइस भयंकर भाग गए हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी शॉर्टेज है और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उस टाइम पे भी सिल्वर की काफ़ी शॉर्टेज थी। तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है, इन्होंने क्या बोला मोहम्मद बिन तुगलक ने कि कॉपर और ब्रास क्या होता है, एक एलॉय होता है, ठीक है, के सिक्के बनेंगे। ये किसका एलॉय होता है, किसका होता है, कॉपर और टिन का। ब्रॉन्ज होता है कॉपर और जिंक का, ठीक है। तो ब्रास जो है, अब ये जो ब्रास है, कॉपर और ब्रास, इसी के ही कॉइन्स बनेंगे। अब इसको बोला गया टोकन करेंसी, और इनकी जो वैल्यू है दैट वुड बी इक्वल टू सिल्वर एंड गोल्ड। आई होप इतना पता होगा कि सिल्वर को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड को एयू से। वैसे तो जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस चीज़ को भी समझेंगे, लेकिन हाँ, कॉपर और ब्रास किसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी और उनको इक्वलाइज कर दिया विद द सिल्वर एंड गोल्ड के जो कॉइन्स थे। ये कॉइन्स का शॉर्टेज, मतलब सिल्वर का शॉर्टेज हो रहा था, और इसको ये था कि भाई इससे ट्रेड बढ़ेगा, इंटरनेशनली इसको अडॉप्ट किया जाएगा, यानी कि इंटरनेशनली इन दी सेंस जो समरकंद वाला रीजन है, या फिर आपका ये ट्रांसऑक्सियाना वाला जो रीजन हो गया आपका, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ इसका उल्टा। हुआ ये कि जो लोग थे, जो कॉमन लोग थे, मुस्लिम जो हिंदूज हम बोल सकते हैं, या फिर हिंदुस्तानी जो इंडिजिनस मुस्लिम्स थे, जो कन्वर्टीज थे, उन्होंने क्या किया, घर में ही मिंटिंग शुरू कर दी इन कॉइन्स की। यानी हर घर अब एक मिंट में बदल चुका था। दैट मीन्स फॉर्जिंग ऑफ द कॉइन्स वॉज स्टार्टेड। फॉर्जिंग मतलब कि जाली सिक्के बनाना सबने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ ठप्पा वप्पा लगा नहीं था, और कॉपर और ब्रास सबके पास पड़ा ही हुआ था, तो बस सिक्के बनाना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ, सब तहस नहस हो गया, ठीक है। अब वही है कि जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि भाई हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सबको अमीर कर देती है, क्यों नहीं बहुत सारे करेंसीज़ को प्रिंट कर देती है, बहुत सारे सिक्के निकाल देती है, नोट निकाल देती है, हर किसी को अमीर कर दे। क्या होगा इससे? इससे ये होगा क्योंकि भाई प्रोडक्शन चले, वो तो खैर हम इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझो कि इससे आपकी जो पूरी इकोनॉमी है वो बर्बाद हो जाती है। कैसे बर्बाद होती है वो हम इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, इसके बाद ही हमारा इकोनॉमिक्स हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि ये वापस अपना डिसीजन लेते हैं और ये बोलते हैं कि फिर से हम उन्हीं कॉइन्स को रिस्टोर करते हैं और इनको वापस लेते हैं। जिन लोगों के पास हैं आप हमारे पास सबमिट करवा दो और हम इसका रीज़नेबल आपको अमाउंट देंगे। जब लोग आते हैं तो तुगलक बोलता है कि नहीं, उन्हीं का रीज़नेबल अमाउंट मिलेगा जो कि स्टेट के द्वारा इश्यूड हुए हैं कॉइन्स। आपने घर में अगर मिंटिंग करी तो कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको, घर जाओ आप। पहले तो उसने नहीं बताया, पहले उसने बोला कि सब लोगों को मिलेगा, आ जाओ, सो दैट कि मार्केट से सारे कॉइन्स मंगाए जा सकें और उसके बदले में दिया जाएगा, लेकिन उन्हीं को दिया जाएगा फिर बाद में बोला जो एक्चुअली कॉपर ब्रास के जो एक्चुअल स्टेट ने मिंट किए उनको। तो ये भी फेल हो गया, टोकन करेंसी वाला भी। देन कराची और खुरासान एक्सपीडिशन होता है। तो एक्चुअल में खुरासान वाला जो रीजन एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे हमें पता है, आपको याद है इल्तुतमिश के टाइम पे कौन मंगोल था जो यहाँ पर आक्रमण मचाया हुआ था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान 1327 के टाइम में मर जाता है, वो उसकी डेथ हो जाती है चंगेज़ खान की। अब जब डेथ हो जाती है तो यहाँ पे इसके सक्सेसर्स आते हैं, चंगेज़ खान के सक्सेसर आते हैं इसमें, जिनको हम बोलते हैं चांगथाई। क्या बोलते हैं? चांगथाई। चांगथाई कौन है? चांगथाई हैं सक्सेसर्स ऑफ चंगेज़ खान, ठीक है। थोड़ा राइटिंग देख लेना क्योंकि हाथ ठंडे हो जाते हैं एकदम, ठीक है। तो चंगेज़ खान जो है ये इसके सक्सेसर थे, मरने के बाद चांगथाई आते हैं, ओके। तो इनको जो है, क्योंकि ये वीक थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये था कि पंजाब और सिंध जो वाला एरिया है इसको सिक्योर करना है, तो इनको हराना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने क्या किया, ये खुरासान एक्सपेडिशन करने का सोचा, जहाँ पर इसने 1329 में बहुत बड़ी इसने आर्मी एक रेस करी, ठीक है। लगभग 3.5-4 लाख सोल्जर्स इसने की आर्मी रेस करी, इकता उनको अलॉट किए, बहुत सारे काम किए, क्योंकि ये इनको ओवरथ्रो करना चाहता था। किनको? चांगथाइयों को, ठीक। तो इसी टाइम पे वैसे एक रूलर भी आया जिसका नाम था, ध्यान रखना, तरमाशिरिन। ये नाम याद रखना, तरमाशिरिन। तरमाशिरिन को खैर तो सक्सेसफुली हरा दिया, ठीक है। या फिर तरमाशिरिन का जो इन्वेजन है 1326-27 की बात है लगभग, ठीक है, 1300 हम बोल सकते हैं 26-27 की। तो इन्वेजन तो खैर अनसक्सेसफुल रहा था मंगोल्स का। तो इसने सोचा, उसका यही सोचना था कि अभी तरमाशिरिन ने वो किया है, इसको तो हटा दिया, लेकिन ऐसे ही और भी आते रहेंगे बाद में, तो इसलिए उसने ये लार्ज आर्मी रेस करी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये
किसको कम्प्लीटली, पहली बात तो ज्योग्राफी की समझ नहीं थी और कुछ ऐसे कंडीशंस बने कि ये इतनी लार्ज आर्मी को, जहाँ पे 3.5-4 लाख की आर्मी है, इसको कितने टाइम तक ये खिला के रखेगा, कितने टाइम तक ये पालेगा, क्योंकि सही टाइम इसको मिल नहीं रहा था अटैक करने का। इसीलिए इसने क्या किया, इस आर्मी को डिसबैंडन कर दिया कि भाई घर जाओ अपने अपने। ठीक है, उनको ट्रेनिंग वगैरह में समय पैसा खर्च किया और बोला कि अब घर जाओ। अब उनकी ट्रेनिंग तो हो ही चुकी है मारने काटने में लूटने में, तो बस उन्होंने क्या किया, जब इधर उधर डिसिपेट हुए, वो डिसिपेट का मतलब है कि इधर उधर फैले वो, अब उसने तो हटा दिया अपनी आर्मी से, तो उन्होंने मार काट और ये सब चोरी डकैती करना शुरू कर दिया, क्योंकि करेंगे क्या। ठीक है, आपने इतने टाइम तक उनको पे करते रहा, उनकी आदत पड़ गई पे करने की, ठीक है, मुफ्ती खाने की। अब उनको आपने ट्रेन भी कर दिया अच्छे से, तो यही करेंगे, तो ये भी फेल हो गया। देन कराचिल एक्सपेडिशन होता है। कराचिल मतलब ये जो कुल्लू कांगड़ा वाला जो रीजन है आपका हिमाचल का, वैसे तो जो हिस्टोरियन है बरानी वगैरह, ये सब कुछ बताते हैं, बतूता कुछ बता रहा है, बरानी कुछ बता रहा है, लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि कुल्लू कांगड़ा वाला रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों को ज्योग्राफी का ज़्यादा नॉलेज था नहीं इन हिस्टोरियंस को कि किस किस ज्योग्राफी की बात हो रही है, तो माना जाता है कि वही वाला रीजन है। 1330 में इसके लिए भी इसने आर्मी रेस करी फिर से, ठीक है, 1330 में कि यहाँ पर एक्सपेडिशन करेंगे, चढ़ाई करेंगे, लेकिन ये भी इसका पूरी तरीके से फेल रहा। तो ये भी दोनों फेल रहे आपके, ठीक है, यानी कि खुरासान भी फेल रहा और कराचिल भी, ठीक है। हाँ, इसने परमार से पढ़ाई नहीं करी, ये भी है। तो ये इसने क्या किया, हमने देखे 5 चीज़ें इसकी। एक तो द्वाब वाले रीजन पे टैक्सेशन लगाना, उसके बाद लोन वगैरह देना, फेल। कैपिटल शिफ्ट, फेल। टोकन करेंसी, फेल। खुरासान एक्सपेडिशन, फेल। कराची एक्सपेडिशन, फेल 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 फेल। ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड, अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस की अगर बात करें, अपॉइंटेड पीपल फ्रॉम वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। ज़ियाउद्दीन बरानी क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको, इवन इब्न बतूता भी इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव उतनी समझ थी नहीं, किसी को अवॉइड कर देता था, कभी भी किसी से खुश हो गया, किसी से एकदम दुखी मतलब गुस्सा हो गया, वैसा टाइप था। जैसे एक वाइन डिस्लर था अजीज़ खुम्मर, बारबर फिरोज़ हज़म, कुक मनका तब्बाक और 2 गार्डनर से लादा पीरा, इनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन दे दी। अब ये लोग हैं वाइन डिस्लर, बारबर, कुक और गार्डनर, इनको थोड़ी ना पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाया जाता है, प्रशासन किस तरीके से काम करता है, तो होगा क्या, एडमिनिस्ट्रेशन बर्बाद होगा। और ये बुक है ज़ियाउद्दीन बरानी की, तारीख़ फ़िरोज़ शाही या फिर फतवाए जहानदारी, ये ध्यान रखिएगा। ही ऑल्सो सेटअप एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, दीवाने को ही, क्योंकि अभी हमने पता है कि एग्रीकल्चर के लिए इसने कितना काम किया, ठीक है, लोन वगैरह भी दिए, टैक्स लगाया, जिसकी वजह से इसको एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग से बनाना पड़ा, दीवाने को ही। ठीक है। ही बिल्ट द सिटी ऑफ जहाँपना, जहाँपना जो सिटी है इसको बनाया। तुगलकाबाद किसने बनवाया था, वो आपका गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। इसका एक ही हम बोल सकते हैं जो सक्सेसफुल कैंपेन रहा, ठीक है, वो था आपका काम्पिल रीजन का, जो काम्पिल कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पे इसी का कज़िन था जिसका नाम था अली गुरशस्प। तो गुरशस्प जो है विद्रोह छेड़ रहे थे, तो गुरशस्प को जाके हराया और काम्पिल कर्नाटक में एक तरीके से उन्होंने अपना जो स्वामित्व स्थापित किया, बस यही एक इनका कंसिडर किया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये चीज़ लिखी हुई है, इन्होंने जो वैरायटी ऑफ पीपल, खासकर जो लो बैकग्राउंड से थे, ठीक है, जो लो ग्रेड ऑफिसर थे, उनको अपॉइंट किया था। लो ग्रेड ऑफिसर कौन थे, जिसमें कि आपके मंगोल आते हैं, जिसमें हिंदुस्तानी आते हैं, यानी कि हिंदू जो मुसलमान जो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं इंडिया के इंडिजिनस, वो, ठीक है। और इनको बोला गया था सदा। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले सदा कौन था, तो सदा थे लो ग्रेड ऑफिसर, जैसे ये मंगोल ऑफिसर हो गए या हिंदुस्तानी ऑफिसर। लेकिन बाद में इसी को, सदा का मतलब होता है जो 100 सोल्जर्स का लीडर हो, उसको बोला गया सदा, ठीक है, वो ऑफिसर को बोला गया सदा। बोला एक्चुअल में ये टर्म जो है ये आपका ये टर्किश टर्म है सदा। वहाँ पे इसको लो ग्रेड ऑफिसर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो 100 सोल्जर्स को क्या कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, उनको बोला गया सदा। लेकिन बाद में इसी सदा को टेरिटोरियल डिवीजन के तौर पे यूज़ किया गया, यूनिट के तौर पे यूज़ किया इसको, टेरिटोरियल डिवीजन में। इंडिया में इसको बाद में टेरिटोरियल डिवीजन के लिए 1/100th पार्ट के लिए इसको यूज़ किया गया सदा को, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आपसे इतनी ही चीज़ें पूछेगा और कुछ नहीं, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड वो ये नोट रखना, एंड दैट वाज ही वाज द फर्स्ट सुल्तान, he was the first sultan to visit the tomb of
मोइनुद्दीन चिश्ती एट अजमेर, ये क्वेश्चन पिछली बार मेंस में भी पूछा गया, ठीक है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि उससे पहले ये इसने MTS में क्वेश्चन पूछा था ये, लेकिन जिसने देख लिया तो उसका सही हो गया, नहीं तो गलत। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए अजमेर में इसने क्या बनाया, टूम बनवाया, और इनफैक्ट बहुत सारे मौसोलियम्स बनवाए ओवर द टूम, जैसे कि सूफ़ी संत हुए एक निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। निज़ामुद्दीन जो औलिया थे उनके लिए इसने क्या बनवाया था, एक मौसोलियम बनवाया था इन दिल्ली, ठीक है। तो ध्यान रखना निज़ामुद्दीन औलिया के लिए। इस बार नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, तो क्या नहीं बताएं? हाँ, सरप्राइज़ क्या क्या है पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा वेट और है। जैसे ही आपके सब्सक्राइबर्स 2 मिलियन होंगे वैसे ही आप भी अपने रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। वैसे जो हमारी ऑफिशियल मेल है, जैसे ask@परमार, इससे भी आप भेज सकते हैं जो मेल है इस पर, अगर आपकी कुछ रिकमेंडेशंस है। ओके, अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक पे। आ जाए, वेनेजुएला के बारे में कुछ बोलिए। अच्छा, क्यों? थैंक यू तोतनशील जी, थैंक यू। नहीं सर, बता सर का मूड आज भी अच्छा, ऐसा नहीं है, मूड ऑफ नहीं है। अभी आते हैं फिरोज शाह तुगलक पे, ठीक है। तो 1325 से लेके 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का रूल हो गया, ठीक है। अब 13 से लेके 1388 तक फिरोज शाह तुगलक का रूल रहा। ये कज़िन था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। उसका कोई बेटा नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक का, इसका कज़िन था। इसने 4 तरीके के टैक्स लगाए जो कि कुरान में इम्पोज थे। क्योंकि था क्या था, कुछ यूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया था उलेमास को। उलेमा कौन थे? उलेमा होते हैं जैसे रिलीजियस ऑफिसर काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसने उनकी बात सुनी और उनके पावर को और बढ़ाया, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी बेकार पॉलिसीज़ रही हैं, फिर जो अच्छी भी रही वो सब फेल हो गई इसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। तो इसकी वजह से हुआ ये कि एम्पायर काफ़ी ज़्यादा ट्रेजरी ख़त्म हो गई। लोगों का सुल्तान के ऊपर से भरोसा उठ गया कि कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इसकी वजह से हुआ ये कि फिरोज शाह तुगलक ने पहले तो इनका दिल जीता, ठीक है, कि जो कुरान में जो मेंशन हैं टैक्सेस उनको इम्प्लीमेंट किया, जैसे खराज, ज़कात, जजिया और खम्स, ठीक है। ही कलेक्टेड जजिया एज अ सेपरेट टैक्स। सबसे पहली बार जजिया किसने लगाया था? क्यों? कौन था पहला इस्लामिक इन्वेजन? मोहम्मद बिन कासिम। याद है आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में? क्यों? मोहम्मद बिन कासिम पहला वाला जिसने सिंध प्रांत पर अटैक किया था। खैर, तो ये ध्यान रखना, जजिया को इसने एज अ सेपरेट टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। जजिया क्या होता था? जो नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगता था उसको जजिया बोला गया, कि अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आपको एक अलग से टैक्स देना होगा, एंड दैट इज़ योर जजिया। खम क्या है? खम तो मैंने बता दिया, 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वॉर। ज़कात टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, और खराज तो प्रोड्यूस पे जो टैक्स लगता था वो है। इसकी एक ध्यान रखना ऑटोबायोग्राफी है, फतूहत, ठीक है, फतूहत फिरोज शाही, उससे हमें इसके बारे में पता चलता है, लेकिन बरानी के कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, क्योंकि इसके सारे हमारे पास वॉल्यूम्स अवेलेबल नहीं है, इसका काफ़ी सारा पार्ट मिसिंग है। फतूहत फिरोज शाही इसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। इसने अज्यूम्ड द टाइटल एट थट्टा। 1351 में इसमें थट्टा में क्या किया, ठीक है, थट्टा में क्या किया इसने? थट्टा में थ्रोन पे बैठाया, ठीक है। फिर इसका कोरोनेशन हुआ। थट्टा पड़ता कहाँ पे है? तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, जो सिंध प्रांत है, जो सिंध पाकिस्तान है वहाँ पर पड़ता है थट्टा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसने अपना टाइटल कहाँ पे अज्यूम किया, तो थट्टा 1351 में। इसी ने सबसे पहले क्या शुरू किया, ध्यान रखना, इसी ने सबसे पहले शुरू किया था ये चीज़ कि सोल्जर्स को कैश में नहीं पे किया जाएगा, ठीक है। जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, कैश में नहीं पे किया जाएगा, तो कैसे? उनको विलेजेस का ग्रांट दिया जाएगा, ग्रांट्स ऑफ विलेजेस, यानी उनको गांव दिए जाएंगे, और उनको बोला गया वजह। तो वजह क्या है? ग्रांट्स ऑफ विलेजेस हैं। इसने क्या बोला? कैश में सोल्जर्स को पे नहीं करेंगे। और इसने क्या किया?
इक्ता को हेरिडिटरी बना दिया। इक्ता को ख़त्म लाया कौन था? इल्तुतमिश। ख़त्म किसने किया? अलाउद्दीन ने। क्यों? क्योंकि उसने कैश में पे करना शुरू कर दिया था, अगर आपको याद हो, कैश में पे किया था ना उसने सोल्जर्स को। इक्ता में क्या होता है कि आपको पार्ट दे दिया जाता है, क्लैन का पार्ट, वहाँ पे आप रेवेन्यू कलेक्ट करो और मिलिट्री को रेस करो ऑन द बिहाफ ऑफ द सुल्तान। तो इसको हेरिडिटी नहीं था अभी तक, यानी कि कहीं भी किसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ये गलती कर दी, उसको हेरिडिटरी बना दिया। अभी गलती क्यों है? हेरिडिटरी बना दिया कि मतलब जब उसके बाद उसका बेटा आएगा, उसका बेटा नहीं है तो उसका दामाद, उसका दामाद नहीं है तो उसकी बेगम जो है, फिर मतलब जो वाइफ है वो आएंगी। तो यानी कि उस पर्टिकुलर फैमिली का उस पर्टिकुलर रीजन में पावर धीरे 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 ओवर द टाइम कंसोलिडेट होता गया और उन्होंने धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। तो इसीलिए पहले हेरिडिटरी नहीं बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा भी, लेकिन इसने क्या किया, उसको हेरिडिटरी बना दिया। इसने एक दिल्ली में हॉस्पिटल शुरू किया, दारुल शिफा। इसने एक डिपार्टमेंट सेटअप किया, दीवाने खैरात, पुअर और नीडी को दान देने के लिए, डोनेट करने के लिए, ठीक है, खैरात। और दीवाने बंदगान, जिसको हमने बोला डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। तो जैसे दीवाने अर्ज बलबन ने शुरू किया, दीवाने कोही किसने शुरू किया, आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक है, अभी सारे हम देखेंगे, समराइज करेंगे लास्ट में। और दारुल और आपका दीवाने जो बंदगान है, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान इन इंडिया हु स्टार्टेड द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट इनटू द पर्शियन लैंग्वेज। तो जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है उनको पर्शियन में कन्वर्ट करने का काम भी किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। ही बिल्ड द न्यू सिटीज़ ऑफ फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर इन द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो जौना है उसके नाम पे फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर। जौनपुर तो मेनली मोहम्मद बिन तुगलक जिसका कजिन था उसके नाम पे इसने बनवाई, और फतेहाबाद और हिसार भी, ठीक है, क्लियर। अब होता क्या है? होता यह है कि फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद, कब मरता है? 1388 मर जाता है, ये थे 1388 में। बैटल काइंड ऑफ एक वॉर ऑफ सक्सेशन होती है, बोल सकते हैं। ध्यान रखना, सोल्जर्स वर नॉट पेड इन कैश बट बाई असाइनमेंट ऑन लैंड रेवेन्यू कॉल्ड एज वजीह या फिर वजह, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। बेगमपुरी मॉस्क जो है ये इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ये ध्यान रखिएगा। तो हुआ क्या था, एफएसटी के बाद, फिरोज शाह तुगलक के बाद इसका जो बड़ा बेटा था प्रिंस मुहम्मद, ठीक है, प्रिंस मुहम्मद, और एक ख्वाने जहां मकबूल करके हुआ, ख्वाने जहां मकबूल। ये जो मकबूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था एफएसटी के रेन में, और बहुत ही लॉयल था इसके लिए, बहुत ही ऑनेस्ट ये सोल्जर था, इसके लिए बहुत इसने एक्सपेडिशंस भी किए। तो इसीलिए इसका जो बेटा है खाने जहां मकबूल द सेकेंड, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं खाने जहां सेकेंड, खाने जहां सेकेंड, ये अब बनता है वजीर। ओके सर, ठीक है। तो खाने जहां जो सेकंड है वो बनता है वज़ीर। अब इन दोनों के बीच में काइंड ऑफ सक्सेशन होता है। जो खाने जहां दी सेकंड है ये साइड हो जाते हैं, ठीक है। देन जो थ्रोन पे बैठते हैं वो हैं आपके प्रिंस मोहम्मद, जिनको कि नसीरुद्दीन महमूद शाह भी बोला गया है, फिर महमूद दी फर्स्ट, ठीक, महमूद शाह आते हैं थ्रोन पे। और इसी टाइम पे जब महमूद शाह थ्रोन पे बैठे होते हैं तो तैमूर लंग का आक्रमण होता है भारत पे। तैमूर लंग कौन है? तो ये उज़्बेकिस्तान जो प्रेजेंट डे है, जिसको तब का समरकंद कहा जाता था, वहाँ का रूलर था ये। जैसे चंगेज़ खान था जो मंगोलाइड था, वो जिस तरीके से वो क्रूअल था उससे भी डबल क्रूअल था ये, 2 गुना क्रूअल था ये तैमूर लंग। लंगड़ा था इसलिए उसका नाम पड़ा लंग, ठीक है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ एम्बिशियस था कि पूरे विश्व पे राज करना है, और विश्व पे तो राज करना ही है और दबा के हत्या करनी है। ही वॉज नॉट ओरिजिनली अ मुस्लिम, इसके फादर ने इस्लाम धर्म अपनाया उसके बाद इसने, और ये काफ़ी कट्टर इस्लामिस्ट था। ही वॉज नॉट अ मंगोलाइड, ठीक है, ही वॉज फ्रॉम समरकंद, ही वॉज अ उज़्बेक,
ठीक है। ये उज़्बेक था, जहाँ से बाबर वगैरह आएंगे ना अभी आगे, इसके बाद बाबर वगैरह ही आएंगे, तो ध्यान रखना। तो ये उज़्बेक था। ही इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी महमूद शाह तुगलक, या फिर जिसको हम बोलते हैं नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह। जब इसने आक्रमण किया तो दिल्ली में जो बैठे हुए थे भाग निकले गुजरात, और उसने दिल्ली को 4-5 दिनों तक दबा के लूटा, दबा के मार, मतलब इसका और इसके सोल्जर्स की एक फैंटेसी थी कि सिरों का अंबार लग जाना चाहिए। सिर इतने काटो कि अंबार लगा दो उसका सिरों का। मस्जिद में गए ये, ठीक है, जहाँ इन्होंने कुछ दिन रुके, वहाँ पे जिन लोगों ने शरण ले रखी थी, रुके हुए थे, वहाँ पे एकदम दबा के मारा, कटाई मचाई और एकदम ढेर लगा दिया सिरों के। और 4-5 दिन में लूटने के बाद वापस गया, जहाँ पर यहाँ की जो औरतें वगैरह हैं, बच्चे वगैरह हैं, इनफैक्ट जो आर्टिसंस हैं, उनको लेके गया और वहाँ पे अपने जो इम्पॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स वगैरह हैं उज़्बेकिस्तान में, उनको बनवाने का काम किया। जैसे वहाँ की जो जामा मस्जिद है, जो यहाँ इंडिया से दिल्ली से लेके गया था भर के, उन्हीं आर्टिसंस ने वहाँ पर बनाई उसको। तो ये था तैमूर, ठीक है, जिसपे कि सैफ अली खान ने जब अपने छोटे बेटे का नाम रखा तो काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से विरोध हुआ था, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा बिचरियस किलिंग करी थी, बहुत भयंकर, मतलब जितना आप सोच सकते हैं उससे भी कहीं बड़े लेवल पे। ये था तैमूर का आक्रमण 1398 में, जो कि एक उज़्बेक था। किसके टाइम पे? नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो ये बात तो तय है, ये तो गई आपकी डायनेस्टी, ठीक है, ये डायनेस्टी तो आपकी गई। यानी कि जो तुगलक डायनेस्टी है, जो कि कब बनती है? 1320 में ही 1414 तक आते आते तक ये ख़त्म हो जाती है पूरी तरीके से। ओके, ये जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और अब कौन आता है? जब ये वापस जाता है, देखो ये दिल्ली में थ्रोन पे नहीं बैठता ये, ठीक है, ये क्या करता है कि अपने ही एक था इसका, जो हम बोल सकते हैं मिलिट्री कमांडर, उसका नाम था खिज़्र खान। उसको मुल्तान में बिठा के जाता है, वो मुल्तान में रूल करने लगता है। मुल्तान, लाहौर, सिंध, ये वाला जो प्रांत है रूल करने लगता है। अब यही खिज़्र खान जो है सैयद डायनेस्टी की नींव रखता है, सैयद राजवंश की, 1414 में, ठीक है, 1414 में नींव रखता है और 1451 तक यहाँ पे रूल चलते हैं सैयद डायनेस्टी का। फाउंडर कौन था? खिज़्र खान, जो 7 साल तक रूल करता है, 1414 से लेकर 1421 तक। टाइटल जिसने लिया था रैयत आला लिया था, यानी कि इसने इनिशियली सुल्तान खुद को अज्यूम नहीं किया था, कि सुल्तान का टाइटल नहीं दिया था, ताकि जो तैमूर है वो ना भड़क जाए, फिर तैमूर को सही ना लगे, इसलिए उसने टाइटल क्या लिया? रैयत आला। इनको कुल्हे दरन भी बोला गया, कैप वेयर, इस तरीके की काइंड ऑफ, नहीं जैसे हम लोग बर्थडे में कैप छोटे बच्चों को लगाई जाती है ना, थोड़ी सी त्रिकोणी टाइप, तो कोन शेप्ड की, तो वैसी कुल्हे दरन ये कैप वियर किया करते थे, इसलिए इनको कुल्हे दरन बोला गया। आफ्टर डिफीटिंग द आर्मीज ऑफ दिल्ली इन 1398, तैमूर अपॉइंटेड खिज़्र खान एज द रूलर ऑफ मुल्तान। खिज़्र खान डिफीटेड सुल्तान दौलत खान एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड फाउंडेड सैयद डायनेस्टी। तारीख़ मुबारक शाही जो है, रिटन बाई याहया बिन सिरहिंदी, वेर ही टेल्स दैट सैयद वर डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि ये इसने बोला, किसने? अहमद सिरहिंदी ने अपनी किताब मुबारक शाही में, कि ये प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट थे। अब सबको पता है कि नहीं थे, लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे अपना सुधीर चौधरी क्या बोलता है? सुधीर चौधरी बोलता है कि जो मोदी जी रूल कर रहे हैं, ऐसा मतलब भगवान ने भेजा उनको। हाँ, ऐसा थोड़ी नॉर्मल में समझना। तो मोदी जी बोलते हैं कि मैं बायोलॉजिकल तो नहीं लगता हूँ मेरे को, मैं बायोलॉजिकल हूँ। तो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनको फेवर मिल सके, ताकि उनको फेवर मिल सके। अब इसको भी पता है कि कहाँ मोहम्मद की डिसेंडेंट होंगे ये, लेकिन क्यों ऐसा लिख रहा है? ताकि फेवर मिले याहया बिन सिरहिंदी। किससे? खिज़्र खान से, यानी कि तुम हमारी खुजलाओ, हम तुम्हारी खुजलाते हैं, राइट? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसा टाइप। ओके, तो ये चीज़ है। बाकी तैमूर मरा कब था, ध्यान रखना। तो तैमूर 1405 में मर गया था, ठीक है, ही डाइड तैमूर। जैसे चंगेज़ 1227 से 1327 से मरा था, सॉरी 1227 से मरा था चंगेज़ खान, उसी तरीके तैमूर जो है ये मरा था 1405 में, 1405 में। ओके, अब आते हैं लोधी डायनेस्टी पे। ये बहुत ही कम टाइम के लिए थे। खिज़्र खान के अलावा आपको किसी का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि सर 1421 से 1451 तक किसने रूल किया, बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ खिज़्र खान फाउंडर था, रैयत आला का टाइटल लिया था, कुल्हे दरन के नाम से जाना जाता था इनको, 1300, ठीक है, और मुल्तान में पहले रूलर था, ठीक। सुल्तान दौलत खान को हराने के बाद यहाँ पे बैठा। तारीख़ मुबारक शाही में याहया बिन सिरहिंदी ने इनको प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट बताया। अब आते हैं लोधी डायनेस्टी पे, लोधी वंश पे। तो लोधी डायनेस्टी का जो रूल था वो 1451 से लेकर 1526 तक था।
1451 से लेके 1526 तक। तो लोदीज वर ऑफ अफगान ओरिजिन के थे। जैसे ये किस ओरिजिन के थे, सैयद वाले, ये हम बोल सकते हैं उज़्बेक ओरिजिन के, और लोदी डायनेस्टी वाले अफगान ओरिजिन के थे। 1451 से लेके 1489 1489 तक इनका रूल था। सबसे पहले रूलर इसमें आते हैं कौन, बहलोल लोदी। ठीक है, फाउंडर कौन थे, बहलोल लोदी। 1451 से लेके 1489 तक 1489 तक रूल करते हैं। उसके बाद 89 में आते हैं सिकंदर लोदी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द निज़ाम शाह। ही फाउंडेड आगरा इन्होंने फाउंड किया 1504 में, और बाद में आगरा को उसका कैपिटल भी बना दिया 1506 में। आगरा फाउंड किया 1504 में और कैपिटल बन गया 1506 में। ही इंट्रोड्यूस्ड गज़े सिकंदरी, जो कि एक मेजरिंग यूनिट है। ठीक है, सिकंदर्स, जिसको सिकंदरीज यार्ड भी बोलते हैं, 32 डिजिट टू मेजर दी कल्टिवेटेड फील्ड, यानी कि यूनिट है मेजरमेंट का, जो कि इसने स्टार्ट करवाया था सिकंदर लोदी ने, गज़े सिकंदरी। ही वॉज अ पोएट एंड कंपोजर इन पर्शियन अंडर द नेम गुलरुखी, यानी कि इसने बहुत सारी पोएम्स कंपोज करी पर्शियन लैंग्वेज में, बिकॉज पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज तब का। तो गुलरुखी उनको बोला गया जिसने पोएम्स कंपोज करी। और इन्होंने डबल डोम आर्किटेक्चर जो है काफ़ी बनवाया। डबल डोम आर्किटेक्चर जैसे कि आपको मौत की मस्जिद देखने को मिलेगी दिल्ली में। ठीक है, इट इज़ अ डबल डोम आर्किटेक्चर। इसके बाद आते हैं हमारे आखिरी रूलर, लोदी डायनेस्टी के ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली सल्तनत के आखिरी रूलर। इनका नाम था इब्राहिम लोदी। इनका रूल रहता है 1517 से लेकर 1526 AD तक। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। बाबर वॉज invited to attack on Ibrahim Lodi by Daulat Khan Lodi, who was the governor of Punjab under Ibrahim Lodi. तो दौलत खान जो लोदी था वो पंजाब का गवर्नर था इब्राहिम लोदी के ही अंडर में। और उसी ने क्या किया, उसी ने, दौलत खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया कि आओ और इस इब्राहिम लोदी को मार के जाओ। और किया क्या बाबर ने, वही किया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ यहाँ पे दोनों के बीच में, इब्राहिम लोदी की फोर्सेस और बाबर की फोर्सेस के बीच में। वो हम अगेन जब हम मुगल शुरू करेंगे तो उसमें पहली क्लास में देखेंगे इन डिटेल में कि क्यों इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर जीत गया, जबकि इब्राहिम लोदी की फोर्स बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू बाबर। बट बाबर फिर भी अपनी एक स्ट्रैटेजी लगाता है जिसको हम तुगलमा स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे जब मुगल शुरू करेंगे उसके पहले लेक्चर में। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का यूज़ करके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में होती है, उसमें जीत होती है बाबर की और हार होती है इब्राहिम लोदी की। दौलत खान लोदी को लगता है कि वो हरा के इब्राहिम लोदी को चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर वो दौलत खान लोदी को भी मारता है। ठीक है, और फिर उसके और भी बैटल होते हैं, जैसे राणा सांगा के साथ भी बैटल होता है, बिकॉज ये माना जाता है कि राणा सांगा ने भी कहीं ना कहीं इन्वाइट किया था और ये बोला था कि वो हेल्प के लिए आएंगे जब वो इब्राहिम लोदी को के खिलाफ युद्ध लड़ेगा, लेकिन राणा सांगा हेल्प के लिए नहीं आए थे, ऐसा बाबर का कहना है उसकी ऑटोबायोग्राफी में, लेकिन राणा सांगा का कुछ और कहना है। तो खैर जो भी हो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे होती है 1526 में। टोटल 3 बैटल होती हैं पानीपत में, जिसमें कि पहली वाली ये है 1526 में जो कि होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज यहीं से दिल्ली सल्तनत ख़त्म होती है और क्या शुरू होती है, मुगल सल्तनत। ठीक, सांप को पाल रहा था। फैट मैन में यही लिखा हुआ है ना, फैट मैन में यही मीम बना हुआ है। I have read that Babur was related to him in Taimur. Yes, Babur was a descendant of Taimur. ठीक है, तैमूर का ही डिसेंडेंट था बिल्कुल, फादर साइड से। मदर साइड से उसने चंगेज़ खान का डिसेंडेंट बताया, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बाबर ने डिसेंडेंट बताया तैमूर का और भी चंगेज़ खान का भी। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ये पढ़ चुके हैं। मिलिट्री डिपार्टमेंट है जो बलबन ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं। जो एग्रीकल्चर है एमबीटी ने इस्टेब्लिश किया था। ये दोनों भी बंदगान यानी स्लेव्स का डिपार्टमेंट और चैरिटी का डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था, देख चुके हैं। अब ये देखते हैं, जैसे आपका दीवाने आपका मुस्त खराज है। ये मुस्त खराज क्या है, तो हमने देखा था किस तरीके से इसने एडमिनिस्ट्रेशन को कर रखा था। बहुत सारे ऑफिसर्स अपॉइंट करके रखे हुए थे कलेक्ट करने के लिए, याद है आपको। इसने टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स रखे थे। उनका नाम आप रिकॉल कर सकते हैं, उनका नाम क्या था, जहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स को इसने कलेक्ट करके रखा हुआ था कि भाई आपको टैक्स कलेक्ट कर करके लाना है लोगों से, और नहीं किया तो फिर क्या होगा, फिर आपकी ऑडिटिंग होगी और फिर आपकी कैंची बनेगी अगर आपने ढंग से रिपोर्टिंग नहीं करी तो। कौन ऑडिटिंग करता था, नायब या फिर वज़ीर। लेकिन कलेक्ट वगैरह कौन करते थे, तो मुस्तशरीफ हुए, है ना, आमिल हुए,
याद है आपको? मुस्त शरीफ और यामिल ये सब कलेक्ट करते थे। तो उन्हीं पे लुक आफ्टर करने के लिए एक डिपार्टमेंट खड़ा किया अलाउद्दीन ने, दीवाने मुस्त खराज, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर, यानी जिसका पैसा बाकी है वो क्लियर करवा सकता है अपना पैसा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एरियर भी बोलते हैं। ठीक, चलो देन आते हैं दीवाने वजारत, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है। देन दीवाने इंशा, डिपार्टमेंट्स ऑफ करस्पॉन्डेंस। दीवाने रिसालत, डिपार्टमेंट ऑफ अपील। दीवाने रियासत, वो रिसालत है अपील का, ये कॉमर्स का, ये भी अलाउद्दीन ने शुरू किया था। ठीक है, दीवाने रियासत, ठीक है, ये मार्केट कंट्रोल के लिए एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। ओके, ठीक है। और दीवाने रिसालत क्या? डिपार्टमेंट ऑफ अपील है। और ये किसने शुरू किया था? ऐसा किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं है जो आपको याद करना है, बस रियासत में जो जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं सिर्फ उन्हीं का याद रखना है आपको। ओके। और डिपार्टमेंट ऑफ इश्तियाक, ये डिपार्टमेंट ऑफ आपका पेंशन है, पेंशन डिपार्टमेंट। ओके, ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज़ बस और बतानी है आपको कि जो इब्ने बतूता है उसके अकॉर्डिंग एमबीटी जो है उसने कुछ तो ये बना के रखे हुए थे, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। उसने कुछ तो फुट पोस्ट और कुछ हॉर्स पोस्ट बना के रखी थी, ठीक है, जिनको बोला गया उलुक। ये हॉर्स पोस्ट थी, मतलब ये थी, ये है कि हर 4 मील पे एक पोस्ट बना के रखी थी, ताकि वो जो हॉर्स पोस्ट का मतलब यहाँ घोड़े हैं, तो कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन लेके जानी है तो तुरंत घोड़ों के थ्रू तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। घंटी वगैरह लेके, घंटी होगी दैट मीन्स कि कुछ तो इंपॉर्टेंट मैसेज वो लेके आए हैं। इसी तरीके से एक फुट पोस्ट बनाई जिसको हमने बोला दवा, दवा वॉज दी फुट पोस्ट, ठीक है। और ये हर मील में, हर एक मील में 3 फुट पोस्ट बनाई गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। फुट पोस्ट हर 3 मील में, हर एक मील में 3 बनाई गई, और हॉर्स पोस्ट जो है 4 मील में 1 बनाई गई थी। जो फुट पोस्ट वाले थे, ध्यान रखना, फुट पोस्ट इनके पास काइंड ऑफ एक बेल हुआ करती थी जिसको ये बजाते हुए जाते थे कि भाई कुछ तो मैसेज आया है, कुछ तो हम संदेशा लेके आए हैं। तो उलूक और दवा ध्यान रखना, ठीक है। नाउ वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर का आपको अगर रिकॉर्डिंग एंड नोट्स चाहिए, ठीक है, अब नोट्स आपको अपडेट होके मिलेंगे, दैट मीन्स नोट्स में डिले आ रहा था, ठीक है, अब वो डिले बिल्कुल नहीं आपको देखने को मिलेगा, और टाइम पे मिलेंगे, और थोड़े से चेंज रहेंगे, ठीक है। हमने चेंज किया नोट्स वाले को, तो अभी नोट्स जो है आपको एकदम अपडेटेड मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको पहले से बहुत जल्दी मिलेंगे अभी नोट्स, ठीक है। सर कैंची क्या होता है? कैंची बताया था पिछले लेक्चर में, जो बलबन ने बनाई थी तुगरिल बेग की, क्यों याद नहीं है क्या? और बाकी इंग्लिश का भी बैच है, ठीक है, इंग्लिश 2.0 पीएसपी सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, और अगर आपको कॉम्बो चाहिए तो आप परमार 4.0 पे ले सकते हैं। बाकी जो ऑफ़र वगैरह हैं बैचेस वगैरह पे, ठीक है, वो आपको 2 मिलियन पे देखने को मिलेंगे, अभी नहीं, जब 2 मिलियन होंगे, जो कि आई थिंक जल्दी होने वाला है, तो उस पर क्वेश्चंस लगा ले। चलो क्वेश्चन लगाते हैं, भागना मत, क्वेश्चन लगाओ, अभी तक हमने क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, ठीक है। फैटमैन का न्यू एडिशन है, 3 से 4 महीने तो लगेंगे अभी, ठीक है, अभी तुरंत नहीं आ रहा है। चलो, तो पहला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। सर मैं आपको ये यूपीएससी सिविल सर्विस से क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, ठीक है, सीएससी का। अगर आप बैच में हैं नाहिद खातून जी, तो आप एक डाउट सेक्शन है वहाँ पे पोस्ट कर सकती हैं जो भी आपके दिक्कत क्वेरीज हैं। कल बाबर आजम नहीं पढ़ाएंगे, कल जो है कल विजयनगर शायद पढ़ाएंगे, विजयनगर और कबा मानी। ठीक है, ऋषांक वर्मा जी, वो हो जाएगा, ठीक है, फ़ॉन्ट छोटा हो जाएगा। अब जो आपको आई थिंक नोट्स मिलेंगे या मिले होंगे आई थिंक लेटेस्ट लेक्चर के, वो एकदम आपको परफेक्ट लगेंगे, ठीक है। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द, जो लोग प्रिंट भी कराना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, वैसे तो मैं एडवाइस करूँगा फैटमैन में नोट करते चलो, दैट वुड बी मच बेटर। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। पहला मंगोल इन्वेजन खिलजी के टाइम पे हुआ था? नहीं भाई, इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था, याद करो। चंगेज़ खान का हुआ था कि नहीं हुआ था? तो पहला तो नहीं होगा, ठीक। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, 1 मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी। अच्छा, एमबीटी टेम्परली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑन हिज किंगडम टू मंगोल। मंगोल ने अटैक करके इसका छीन लिया था? नहीं छीना था। खुरासान एक्सपीडिशन उसने लीड करना शुरू किया था, है ना। खुरासान एक्सपीडिशन याद है आपको? खुरासान एक्सपीडिशन
इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसमें कोई आ गया था, आया तो था तरमाशिरीन, लेकिन उसको हरा दिया था 1326-27 में, और फिर 1329 में उसने यहाँ पे आर्मी रेस करी थी कि यहाँ पे एक्सपीडिशन करेंगे, जो कभी हुआ नहीं, तो ऐसा भी कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के रेन के टाइम पे मंगोल असॉल्ट हुआ था दिल्ली तक, और उन्होंने सिटी को भी बिसीज कर लिया था। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुल्हैदरन? कुल्हैदरन के नाम से किसको जानते हैं? ये भी सिविल सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। दीक्षा दबस जी, हैप्पी बर्थडे आपको। मुरुचिला, हाँ खर्चा करना पड़ेगा लगता है। तो सैयद थे, ठीक है, जिनको कुल्हैदरन बोला गया। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज डायमंड माइनिंग कैरीड आउट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान हीरे की खनन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? अवध, खंभात, पन्ना या फिर लखनौती? लखनौती कहाँ पड़ता है, जरा बताइए हो तो, लखनौती कहाँ पड़ता है? तो आंसर क्या है? पन्ना। ये कहाँ पड़ता है? बंगाल में, है ना। याद है आपको, यहीं पे आपका जो बख्तियार खिलजी था उसने यहीं पे आक्रमण करके यहीं से रूल कर रहा था, लखनौती, बंगाल में, है ना। पहले नालंदा, विक्रमशिला, देन लखनौती, देन इल्तुतमिश ने एजाज के खिलाफ, है ना, एजाज करके एक रूलर था, उसके खिलाफ यहाँ पे गया, है ना, उसको हराया, लेकिन फिर एजाज क्या हुआ? फिर एजाज चौड़ में आ गया। फिर फाइनली 1230 में एजाज को जाके पूरी तरीके से ये लखनौती को अपने अंडर में लाए थे। याद है आपको लखनौती वाला रीजन? ठीक है, तो खैर ये ध्यान रखना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो ये पन्ना है, पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में, जो कलिंजर है ना अपना, उसी के पास में है। ठीक है, तो डायमंड इंडिया में माना जाता है एक ही जगह है यहाँ पे, एंड दैट इज़ पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में। काफ़ी लोग यहाँ पे वही उनका काम है, सुबह उठते हैं और एक हीरे की खोज में लग जाते हैं, वो शायद उनकी भी किस्मत बदल जाए। सर असम में पहला गया था, हाँ, जो बागमती रिवर थी ना, बागमती रिवर याद है? बागमती रिवर को क्रॉस कर रहा था, पुल तोड़ दिया था उन लोगों ने, फिर बेचारा फंस गया था यहीं पे। कुतुब मीनार वॉज ओरिजिनली 4 स्टोरीड, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत हु रेज द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर बाय द 5th स्टोरी? तो ही वॉज दी फिरोज शाह तुगलक। मैंने बताया था कि स्टार्ट करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसको कंप्लीट करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। और फिर उसमें आखिरी माला बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने। करिए जरा क्वेश्चन, ये सिविल सर्विसेज 2021 का क्वेश्चन है। ज्योति जी, CM के लिए आप जो परमार क्लिप्स चैनल पर लाइव वाले सेक्शन पर जाना, जो 2 मैंने लेक्चर्स लिए हैं, दिल्ली पुलिस का जो था वो जब हुआ था पेपर, तो उसके लिए मैंने लिए थे, उनको अच्छे से देख लेना। जितना टाइम बाकी है उसमें NPS सीरीज़ अगर आप कर सकते हो तो नोट्स में प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा एवरी डिटेल। यस बिल्कुल उपासना जी, बिल्कुल सब एडिट मिलेगा, है ना। चलो, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड द इंडस इन परस्यूट ऑफ द फ्यूजिटिव ख्वारिज़्मी प्रिंस। बिल्कुल, क्या नाम था इसका? ख्वारिज़्मी प्रिंस का, जिसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया था और काफ़ी दिनों तक यहाँ पे रहा। ठीक है, 1321 की बात है ये, काफ़ी टाइम तक यहाँ पर घूमता रहा था, लेकिन फिर उसने भेड़ की खाल जलाई। फिर उसने बोला इल्तुतमिश को कि हमें अच्छे सही से नहीं मिल रहा, इसलिए वापस जा रहे हैं। ये मत सोचना कि डर वर गया। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ, कौन था भैया? मांग बरानी था। याद ना आ रहा तुम लोगों को नाम? क्यों? मांग बरानी, ठीक है, तो मांग बरानी था वो। याद है कि नहीं? ख्वारिज़्म भैया, पहले यहाँ पर कौन आए थे? ट्रांसऑक्सिनल रीजन में गजनवी आए थे, फिर घुरिड आए थे, फिर सेल्जुकिड आए थे, सेल्जुकिड के बाद ख्वारिज़्म आए थे। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान, नो, एंड क्रॉस द इंडस, नो 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 नो। तैमूर किसके टाइम पे आया था? नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, उसके टाइम पे आया था, लास्ट रूलर, है ना। अब पहला सी तो तीसरे को गलत होना पड़ेगा। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय द सेकंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर दैट वास्को ड गामा रीच्ड द कोस्ट ऑफ केरला। नो, देवराय के बहुत बाद में आते हैं, देवराय की तो डेथ ही हो गई थी बहुत पहले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हम कल पढ़ेंगे, 1 ओनली। Who among the following has described the medieval Indian postal system as one of the two kinds, the horse post called as uluk and the foot post called as dawa? सर लिंक बता दीजिए, किस चीज़ का लिंक? क्या बता दीजिए, परमार क्लिप सर्च करिए आप, ये तो डिस्क्रिप्शन में होगा। आई थिंक चेक करो, डिस्क्रिप्शन में मैं चेक करता हूँ, रुको। नहीं है, सर्च कर लो परमार क्लिप्स, ऐसे ही 1,10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे उसमें, उसी में लाइव सेक्शन में चले जाना आप। ठीक है, तो इब्ने बतूता था, अल बरूनी नहीं था, दुर्ते बारबोसा ही ट्रैवलर के बारे में नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, विजयनगर एम्पायर में इब्ने बतूता, जिसने कौन सी किताब लिखी थी? रेहला, जिसमें कि उसने बताया था ये इज़ वन ऑफ द
4 मोस्ट पावरफुल रूलर्स, किसको, MBT को, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ द पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया डिस्क्राइब बाई इब्न बतूता। बताओ, ये पोस्टल सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है। प्रणव राज, हाउ डिड दी सैयद डिनेस्टी गॉट वैनिश्ड। एक्चुअल में बहलोल लोदी ने इन पर अटैक किया था, जो कि एक अफगान से, क्योंकि जब तैमूर यहाँ पे लूट के ले गया था तो मतलब कोई स्टेबिलिटी बची ही नहीं थी, सब खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। इट वॉज लाइक कि भाई बंजर पड़ा है, जिसको आना है आ जाओ। अब जो सैयद आया था खिजर खान, इतना कोई पावरफुल नहीं था, ठीक है, कुछ टाइम तक तो रहा, और फिर अफगान आए, अफगान पास में ही, और अफगानों ने, लोदियों ने इनको हराया, बस खत्म, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। द फुट पोस्ट कैरीज रिंगिंग बेल इन वन हैंड। द हॉर्स पोस्ट इज कॉल्ड एज उलुक स्टेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 मील। येस। द फुट पोस्ट और दवा वॉज 1 स्टेशन एट एवरी 4 कोस ऑफ डिस्टेंस। नो, हर मील पे 3 थे ये, ठीक है। द फुट पोस्ट इज क्विकर दैन द हॉर्स पोस्ट। तो जो फुट पोस्ट थी वो क्विकर थी हॉर्स पोस्ट, यस, जल्दी से, क्योंकि हर एक मील पे 4-4 थे, हर एक मील पे 4-4 थे, ठीक है, सॉरी, हर एक मील पे 3-3 थे, तो क्विकर थे वो, जल्दी थे, हर एक मील पे 3 थे, यानी कि हर 1/3 माइल पे एक। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4, ठीक है। तो बन गए सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, एसएससी वाले, ओके। यूपीएससी में क्या है कि मेडाइवल से थोड़े से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेट मी टेल यू। एंशिएंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी हमने देखा था, ठीक है, दवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न से भी ठीक ठाक, मॉडर्न से पहले काफ़ी पूछे जाते थे यूपीएससी में, अब एंशिएंट में ज़्यादा कर दिए उसने। मेडिवल पहले भी कम था, अब पहले की तरह कम नहीं है, लेकिन कम तो है थोड़ा सा। और एसएससी की अगर बात करें तो एसएससी में पहले मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा था, मेडिवल का भी ठीक ठाक था, लेकिन अब से सबसे ज़्यादा जो वेटेज है उन्होंने एंशिएंट का थोड़ा सा किया है, मॉडर्न का कम किया उन्होंने वेटेज, अगर मैं एसएससी की एडिक्विटी पैटर्न की बात करूं। और एसएससी के आपको एकदम लेटेस्ट पैटर्न के साथ अवगत रहना है, तो एक्चुअल में जो क्वेश्चंस हैं फिर 1 लाइनर के फॉर्मेट में बुलेट पीडीएफ में मिलते हैं, फ्री में अवेलेबल है परमार अकेडमी ऐप पे। फ्री कंटेंट सेक्शन में जाओगे एसएससी जीके में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जिस तरीके से सीएचएसएल का अपलोड हुआ था, सीपीयू का भी हो चुका है। आई थिंक हिस्ट्री का अभी बाकी रह रहा है, तो हिस्ट्री का भी आपका बन जाएगा, बन के अपलोड हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स दैट ग्रीव ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में प्रथम चरण के दौरान विकसित हुई? 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों में से एक नहीं थी। कौन नहीं थी? पाल थे, ठीक है, आपको पता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट। चौहान नहीं थे, ठीक है। चौहान कहाँ के थे? शाकंभरी के, ठीक है। शाकंभरी कहाँ है? राजस्थान में आपका। द हिस्टोरिक तोशम फोर्ट डेट्स बैक टू द अर्ली मेडाइवल पीरियड एंड लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जो तोशम फोर्ट है ये कहाँ पे आपका लोकेटेड है, ये आपसे पूछ रहा है। ऐतिहासिक तोशम का किला हरियाणा में है, राजस्थान में, पंजाब में है, या फिर उत्तर प्रदेश में? तो तोशम का किला आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए। विच रूलर laid the foundation of the Yadav rule after gaining independent status in AD 1187? बताइए। एक सेकेंड, हम लोगों ने इन्वेजन ऑफ इस्लाम के क्वेश्चंस किए हैं क्यों? ज़रा बताना, हम लोगों ने क्या इन्वेजन ऑफ इस्लाम के क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं किए हैं? तो खैर, यादव रूलर क्या है? विच ऑफ द, ओके, तो ये है आपके भिल्लामा द 5th, ठीक है। यादव रूलर कौन है जिन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेटस गेन किया 1187 में? विच राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? नहीं किया होगा, बिकॉज तभी यहाँ पे क्वेश्चन है इसके। तो तराइन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में किसने हराया? तो ये हराया बप्पा रावल नहीं था भैया। बप्पा रावल कौन थे? क्यों? पृथ्वीराज चौहान था। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, या फिर पृथ्वीराज दी 3rd के नाम से भी जानते हैं इनको। द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स वर प्रेफरिंग टू अपॉइंट देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगान इन डैश लैंग्वेज? तो स्लेव्स को मिलिट्री सर्विस पे अपॉइंट करते थे बंदगान। बंदगान किस लैंग्वेज में हम बोलते हैं? बंदगान ये पर्शियन लैंग्वेज में है, ऑप्शन नंबर बी। फ्रॉम द 11th थ्रू द 18th centuries, what type of literature was the most prominent in medieval India? 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे अधिक प्रचलित था? बताओ। साइंटिफिक? तुमको लगता है
ये जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे साइंस को प्रमोट करेंगे, कुछ साइंस जैसा कुछ था पहले तो था, अब बोल सकते हैं, क्योंकि पहले अगर साइंस का ना होता तो इतने जो भयंकर जो टेम्पल्स बने थे हमने साउथ इंडिया में देखे हो, चाहे सेंट्रल इंडिया में, इतने भयंकर टेम्पल्स बने थे, बिना साइंस की नॉलेज के तो नहीं बन सकते थे वो, सिंपल सी बात है। तो तब तो रहा होगा, लेकिन जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ तब तो क्या ही साइंस। थिएट्रिकल हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, इलाबरेट फिलोसफिकल डिस्कशंस, बी या डी में आंसर हो सकता है। ठीक है, आंसर इसका बी है, डिवोशनल पोइट्री। ओके, आंसर यहाँ पे होगा फ्रॉम 11th to 18th सेंचुरीज व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर वॉज प्रेफर्ड, तो इट वॉज आपका डिवोशनल पोइट्री, ध्यान रखना। अंडर द रेन ऑफ इस्लामिक रूलर्स विच आर द फॉलोइंग यूज टू बी अ प्राइवेट बिल्डिंग, प्राइवेट बिल्डिंग कौन सी होती थी? कतरा, ब्रिजेस, सराय या दीवाने खास, तो इट वॉज सराय, तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, रुकने की जगह होती थी, और ये भी अभी ने पढ़ा नहीं है, दीवाने खास मुगल रूल के टाइम पे पढ़ेंगे, आंसर इसका दीवाने खास ही होगा वैसे तो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मोहम्मद ऑफ गौर डिफीट जयचंद्र ऑफ गहड़वाल, फिर गढ़वाल डायनेस्टी इन 1194, तो किस बैटल में हराया था? तराइन में नहीं, पहले तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में वो खुद हारा था पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज थर्ड से, फिर सेकंड में हराया था, फिर बैटल ऑफ चंदावर हुआ था 1194 में, हराया था, और पूरी तरीके से कन्नौज को कैप्चर कर लिया था 1198 तक। अगला 11, अच्छा ये बताओ मोहम्मद गौरी को किस क्वीन ने हराया था गुजरात की, कौन सी क्वीन थी जिन्होंने हराया था? तो ध्यान रखना ये बैटल ऑफ अहिनवाड़ा ही था 1178 में, 1178 में जो बैटल हुआ था, ठीक है, 1178 में ये बैटल ऑफ अहिनवाड़ा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि जो की क्वीन हैं उन्होंने हराया था, क्वीन नैकी देवी ने। ठीक है, ठीक है, क्वीन नैकी देवी। In 11th century under Mahmud of Ghazni, a small town in Dash became the capital of the vast empire. गजनी कहाँ पे है? इजिप्ट, पर्शिया, अफगानिस्तान या टर्की, तो इट इज़ इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा, टर्की में तो देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, मेनली तो ये जो अफगानिस्तान के जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये। ओके, चलो तैमूर इन्वेजन कब हुआ था? 1398 में, जो आपका ये तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे, नसीरुद्दीन महमूद शाह के टाइम पे। द फेमस अरबिक स्कॉलर अल बरूनी केम इन कॉन्टैक्ट विद इंडिया थ्रू डैश इन द 11th सेंचुरी एडी। जो प्रसिद्ध अरबी विद्वान है अल बरूनी ने 11वीं शताब्दी में ईस्वी में डैश के माध्यम से भारत से संपर्क किया। किससे? गजनवी के साथ आया था अल बरूनी, याद है आपको? अल बरूनी किसके साथ? गजनवी। चंगेज खान कब मरा? इन रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत व्हाट वाज द ग्रुप ऑफ 40, तो दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में 40 शासकों का समूह क्या था, ये आपको बताना है। They were mostly powerful Turkish slaves of Iltutmish who took power in Interregnum following the Sultan Razia's killing. Yes, no. They were 40 military archers who distinguished themselves by their bravery in the Delhi Sultanate. ठीक है, तो पहला वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, 40 ग्रुप मेनली, जैसा नहीं कि 40 ही थे, क्योंकि बरानी का ऐसा कहना था कि 25 भी होते थे, 30 भी होते थे, ऐसे। ठीक है, तो सुल्तान रज़िया की बात इन्होंने ही मोस्टली, क्योंकि पहले तो इल्तुतमिश के टाइम पे तो ठीक है उसको असिस्ट करते थे, लेकिन जब रज़िया आई, ठीक है, तो फिर वो उनका पावर बहुत बढ़ गया, वो अपने आप में आज़ाद फील करने लगे, जिसको चाहते थे उसको थोड़े में बिठाते थे, जिसको चाहते थे उसको हटाते थे, तो उनका बहुत पावर बढ़ गया था। और फिर इन्हीं को ख़त्म करने का काम किसने किया था? बलबन ने। ठीक है, जो कि पॉलिसी ऑफ ब्लड और आयरन लेके आया था, और उसने काइंड ऑफ क्राउन की जो पोजीशन है और उसको और स्ट्रॉन्ग किया था। ड्यूरिंग द सल्तनत ऑफ दिल्ली द टर्म उलेमा वॉज एसोसिएटेड विद, उलेमा कौन होते थे? रेवेन्यू ऑफिसर, पोस्टल ऑफिसर, कमांडर इन चीफ, नो, लर्नड थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। ठीक है, यानी कि मौलाना टाइप जो हो गया, मौलाना, ठीक है, जो कि डिसीजंस वगैरह भी सुनाते थे। Who among the following ruled
बिफोर पृथ्वीराज चौहान ओवर दिल्ली, तो दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान से पहले कौन रूल कर रहा था? बलबन, खिलजी, ऐबक, कौन रूल कर रहा था? अंगपाल तोमर। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रूलर्स? इनको ऑर्डर लगाओ। चलो, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले तो आया था महमूद ऑफ गजनी, देन गौरी। चंगेज़ खान का अटैक हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे, और तैमूर का हुआ था तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, क्लियर है? इसका पहला अटैक कब हुआ था? इसने मुल्तान में 1175 में अटैक किया था, लेकिन अहिनवाड़ा में 1178 में। चंगेज़ खान आया था। चंगेज़ खान ने सच अटैक तो नहीं किया था, लेकिन हाँ वही अगर हम बात करें 1221 के टाइम के आसपास, ये इंडस के आसपास घूम रहा था। और तैमूर की बात करेंगे 1398 में। चंद बरदाई's फेमस लिटरेरी वर्क डैश मेंशंस पृथ्वीराज चौहान लव स्टोरी एंड हीरोइक डीड्स। चंद बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति डैश में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है। बताइए। हराकेली नाटक, अभिधन चिंतामणि, पृथ्वीराज रासो, या फिर राज मर्तंड? पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर सी। During the Delhi Sultanate period, which of the following taxes was levied on treasure looted in war? जो चीज़ कल्टिवेट करते थे पेजेंट्स उस पर टैक्स लगता था, प्रोड्यूस पे, नॉन मुस्लिम्स पे। ज़कात क्या था? क्यों? व्हाट वाज ज़कात? इट वाज खम्स। ठीक है, खम्स वॉर वोटी कितना था? 1/5। 4/5 वो सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ड्यूरिंग द रूल ऑफ तोमर एंड चौहान डायनेस्टीज, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द कॉइन्स स्टक एट दिल्ली? जो दिल्ली में कॉइन्स बनते थे उनको क्या नाम दिया गया? दिल्ली वाल, ऑप्शन नंबर बी। सिल्वर, टंका, कॉपर, जितल इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया। कॉपर और ब्रास के जो कॉइन्स है वो इंट्रोड्यूस किए थे टोकन करेंसी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अमंग द फॉलोइंग चौहान रूलर इन्फ्लिक्टेड अ डिफीट ऑन द सुल्तान 1191? तो हमें पता है ताबर हिंद, ये जो भटिंडा का फोर्ट है, कैप्चर कर लिया था मोहम्मद गौरी ने। फिर पृथ्वीराज चौहान ने आके इनको हराया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज जी थर्ड के नाम से भी इनको जानते हैं। द यूज़ ऑफ द ट्रू आर्क एंड डोम एज आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इन इंडिया वॉज ब्रॉट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? गजनवाई, दिल्ली सल्तनत, राष्ट्रकूट, या फिर चालुक्य? गजनवाई तो लूटने आया था और तो कुछ नहीं करना था उनका काम, मेनली तो दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आर्किटेक्चरल डोम, बिकॉज ये आपका पर्शियन आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसको राष्ट्रकूट चालुक्यास तो करेंगे नहीं। चालुक्यास ने क्या किया था? वेसर फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप किया था, जहाँ पे नगर और द्रविड़ का मिक्सचर था वो। राष्ट्रकूट की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रकूट में हम जानते हैं जैसे कि कृष्णा द फर्स्ट, उन्होंने कौन सा टेम्पल बनवाया था? जो हमारा कैलाश मंदिर है, केव नंबर 16 में एट एलोरा। ठीक है। इन द दिल्ली सल्तनत व्हाट वाज द मेन ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज इन देयर असाइंड इक्ता? तो इक्तेदार या फिर मुक्ति कौन होते थे? टू मैनेज हाई क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस, ट्रेड एंड कॉमर्स मैनेज करना, फोर्ट और पैलेस बनाना, लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और मिलिट्री कैंपेन को लीड करना ऑन द बिहाफ ऑफ सुल्तान, है ना, सुल्तान के बिहाफ में मिलिट्री कैंपेन को लीड करना, लॉ ऑर्डर मेंटेन करके रखना, ये काम था मुक्ति वाली का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूलर एंड लेंथ ऑफ देयर रेन इज करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से शासक और उनके शासनकाल की अवधि का कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेके कब तक रहा था? 1351 तक रहा था, ये लगभग 25-26 साल, तो गलत हो जाएगा। रजिया 4 साल तक रूल करी थी, 1236 से लेके 1240 तक। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, 1296 से लेकर 1316 तक रूल किया था, यानी कि 10 नहीं 20 साल रूल किया था। और बलबन की अगर बात करेंगे तो 35 नहीं 5 साल रूल किया था, 1325, ठीक है, 1320 से लेके 1325 तक। ठीक है, ऑल राइट। अंडर हुज रूल डिड द चहलगानी अ काउंसिल ऑफ 40 इन्फ्लुएंशियल नोबल केम इनटू एग्जिस्टेंस? एग्जिस्टेंस में कम आया था भी, तो बलबन ने तो ख़त्म कर दिया था इनको इल्तुतमिश के टाइम पे। विच वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? कौन सी पहली डायनेस्टी थी? बहुत सिंपल है, मामलुक। अब आपको क्या डायनेस्टीज़ में वो याद करने की ज़रूरत है? सख्त सा लौंडा,
हाँ, या फिर सबके ऐसा कुछ हो जो ट्रिक लिखा हुआ था, नहीं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस टाइम पीरियड में थोड़ा सा दिमाग चला के रखो कि 1206 से लेके 1290 तक ये रहे थे। खिलजी आपके 1290 से लेके 1320 तक रहे थे। तुगलक आ गए तो उसके बाद 1320 से लेके 1414 तक, एंड 1414 से लेके 1421 तक आपके आ गए थे कौन, सैयद वाले। एंड देन उसके बाद 1526 तक 1526 तक लोधी डिनेस्टी वाले रहे, जहाँ 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इनको हरा दिया, इब्राहिम लोधी को। और इब्राहिम लोधी ना सिर्फ दिल्ली सल्तनत बल्कि ना सिर्फ लोधी डायनेस्टी बल्कि पूरी दिल्ली सल्तनत के आखिरी रूलर बने। विच रूलर ascended the throne of the Delhi Sultanate in 13th century as its first and only female sovereign, है ना। देन हमें पता है कि इनकी डेथ हो गई थी बाद में। इनके खिलाफ कबीर खान ने, है ना, बहन डर गई याद है, जो गवर्नर ऑफ पंजाब था, तो उसने वो किया रिवोल्ट मुल्तान का। और उसके बाद जो जो ताबर हिंद का गवर्नर था, क्या नाम था उसका, अल्तूनिया, उसने रिवोल्ट किया था। तो जब सप्रेस करने गई थी तो क्या हुआ था, कैद कर लिया था अल्तूनिया ने, ठीक है। और फिर यहाँ पे उन जब वो भागी वहाँ पे तो उनकी डेथ हो जाती है वहाँ पे, ओके। याकूत कौन था, याकूत एक हबसी था। हबशी कौन होते हैं, हबसी जो एबिसीनियन थे, मतलब इथियोपिया वगैरह से आए थे। तो याकूत को जो अपॉइंट किया था एक हाई पोजीशन पे, तो इससे वजह से जो चहलगानी वाले हैं वो चिढ़े हुए थे इनसे, जो तुर्क थे वो चिढ़े हुए थे इनसे। सर अभी 2 मिलियन हो गए तो क्रिश का गाना सुनाओगे? हाँ बिल्कुल सुना देंगे, पक्का सुना देंगे अभी अगर हो गए तो। विच मेडिवल हिस्टोरियन रिकॉर्डेड दैट रजिया सुल्तान डिस्प्लेस ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेट, ओके, किसने बोला था कि रजिया सुल्तान में उसके मेल सिबलिंग्स यानी भाइयों कंपैरिजन में ज़्यादा पावर थी, मतलब ज़्यादा उसकी एबिलिटी थी। ये मिनहाज सिराज ने बोला था। किस किताब में थी ज़रा बताएंगे? ज़ियाउद्दीन बरानी से भी में कॉन्टेक्स्ट मिलता है स्लेट डायनेस्टी के बारे में, जिनको मामलूक या इलबारी ट्राइब भी से बिलोंग करते हुए बोलते हैं, लेकिन वो तारीख़ फ़िरोज़ शाही किताब है और उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है। अल बरूनी अगर बात करेंगे तो ये महमूद ऑफ गज़नी के टाइम के, और इब्न बतूता की बात करेंगे तो ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर उन्होंने बुक लिखी थी, रिहला। और इनकी क्या बुक है, तबाकत नसीरी, ठीक है, तबाकत ए नसीरी 35। द इक्ता सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? इक्ता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द इल्तुतमिश, आई से इक्ता, आई से इल्तुतमिश। विच सूफी सेंट लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ द इल्तुतमिश, तो कौन से सूफी संत थे जो कि इल्तुतमिश के टाइम पे रहे थे, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके बहाउद्दीन ज़कारिया, सलीम चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, फिर गेसू दराज। तो निज़ामुद्दीन औलिया के लिए वो मौसूलियम किसने बनवाया था? MBT ने, है ना। शेख सलीम चिश्ती जी की जो अजमेर में दरगाह है उसको किसने विज़िट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले वो दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसने विज़िट किया था। आंसर होगा इसका बहाउद्दीन ज़कारिया। ही वॉज सूफ़ी, और वैसे तो हम ये भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट में पढ़ेंगे कि ये सुहरावर्दी जो ऑर्डर है, सुहरावर्दी ऑर्डर, उससे बिलोंग करते थे, ओके। एंड ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ इल्तुतमिश। मामलुक डायनेस्टी वॉज एंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, तो निम्नलिखित में से किस शासक ने मामलुक राजवंश का अंत किया था? तो मामलुक का अंत करने का काम किया था किसने? दैट वॉज एंडेड बाई, मामलुक मतलब स्लेव डायनेस्टी, किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने। किसको मारा था? कैकुबाद को, ठीक है। चलो 38, हु हेडेड दीवाने अर्ज एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सोल्जर्स, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रिंग दी वॉर पोजिशंस? आमिर दाद, आरिज़ ममालिक, नाइब, या फिर दाबिर ख़ास, कौन था वो? तो ये था आपका अरीज़ ममालिक, ठीक है। इसी का काम था सोल्जर्स को मैनेज करना, हॉर्सेस को मैनेज करना और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर प्रोविजंस, ये सब देखने का काम इसी का था, ठीक है। क्लियर है? ओके। अरीज़ ममालिक रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सोल्जर्स, ब्रांडिंग हॉर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रिंग दी वॉर प्रोविजंस, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसी को ही ध्यान रखना, हम लोग मास्टर बोल देते हैं, ठीक है। चलो, नाइब कौन होता था? नाइब एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती थी। नाइब भी जो डायरेक्टली काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता था किंग का। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था अजमेर? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव डायनेस्टी से था। ऑप्शन नंबर ए। मस्टर का मतलब होता है जो सिपाही होते हैं उनको इंस्पेक्शन के लिए और या फिर बैटल के लिए प्रिपेयर करता है, जो उसको बोलते हैं मस्टर,
ठीक है, मस्टर उसी को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स इंट्रोड्यूस 2 कॉइन्स नेमली सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल? किसने किया था ये सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल? These were done by whom? इल्तुतमिश। 10 क्वेश्चन और लगाते हैं जल्दी जल्दी। Who among the following was the daughter of इल्तुतमिश? कर लोगे। Who was appointed as the governor of Bengal by Sultan Balban after the revolt and subsequent death of तुगरिल बेग? तुगरिल बेग की कैंची बनाने के बाद उसने अपने बड़े बेटे, क्या नाम था, बुगरा खान, उसको अपॉइंट कर दिया था, है ना, जिसने वहाँ पर आगे काफ़ी टाइम तक रूल किया। Which of the following sultans of Delhi primarily adopted a policy of consolidation rather than expansion? कि भाई हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, अब कंसोलिडेट करेंगे। इब्राहिम लोदी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बहलोल लोदी? कौन था ये? तो ये था आपका बलबन, ठीक है, कि एक्सपेंशन नहीं कंसोलिडेशन होगा। बलबन फॉलोड दी ट्रेडिशन ऑफ सजदा एंड तौबोज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशंस? तो कौन सा ट्रेडिशन था ये आपका पर्शियन ट्रेडिशन था कि आपको सिर झुकाना है और फीट किस करना है मनार का। Among the following दिल्ली सुल्तनत रूलर्स टुक द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो इट वुड बी बलबन, है ना, जिसका रूल 1266 से लेकर 1287 तक था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन है तो स्लेव या खिलजी या तुगलक कहीं मिलेंगे आपको, सैयद लोदी के बहुत कम ही मिलेंगे, इन्हीं 3 के ही मिलेंगे आपको। हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सेलिब्रेटिंग नवरोज़? तो नवरोज़ किसने शुरू किया था? बलबन ने ही। कुतुब मीनार किसका एग्जाम्पल है? कुव्वतुल इस्लाम। एंड मीनार बिल्डिंग बिल्ड ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ विच सेंचुरी? कुव्वतुल इस्लाम। बहुत आसान है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक थ्रोन पे बैठा था, 1210 में मर गया था, उसने बनवाई थी कुव्वतुल इस्लाम, ठीक। ये क्या है? ये इनिशियल पार्ट ऑफ 13th सेंचुरी है। पूछा लास्ट डिकेड किसका था? तो लास्ट डिकेड 12th सेंचुरी का होगा, सिंपल, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ कुतुब मीनार? हाँ, ओके, 72.5 मीटर है, 73। एंड द लास्ट क्वेश्चन ये, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वजीर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश? बताओ क्या नाम था? सब लिखवाया हुआ है, कुछ नया नहीं है। यूपीएससी के चाहे क्वेश्चन ले लो, चाहे ये वाले क्वेश्चन ले लो, सब करवाया हुआ है। जुनैदी था, ठीक है, निज़ामुल मुल्क जुनैदी, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस कितने एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ गया? तो अच्छा, ओके 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 ओके, वहाँ पर मोस्टली उस डायनेस्टी के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर फिर उसके बाद शुरू होते हैं इनके तुगलक, सैयद और लोदी के। चलो ये भी कुछ कर लेते हैं। इनके रेन के बारे में लिखा हुआ है बलबन, भैया बलबन तो है नहीं यार इससे, तुगलक सैयद लोदी से, पर फिर भी कर लेते हैं। 1266 से 87 तक था येस। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे, 1351 से लेकर 1388 में मर गया था, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। CHSL 2025 में क्वेश्चन पूछा है कि एकदम लेटेस्ट है, अब घूमती है आजकल, नहीं चलती है गेम। विच दिल्ली सुल्तान अपॉइंटेड द पीपल फ्रॉम हम्बल प्रोफेशंस टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट? हम्बल प्रोफेशन से हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, जैसे कि याद है आपको बार्बर, वाइन डिस्टिलर, है ना, गार्डनर्स थे 2, लाड़ा पीरा, उनको अपॉइंट किया था। इट वॉज मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज द फर्स्ट टू विजिट द शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, और निज़ामुद्दीन औलिया के लिए दरगाह वो जो मसूलिया में वो बनवाया था। दीवान आमिर कोही टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर किसने बनाया था? ये डिपार्टमेंट कोही बनाया था, किसने? तुगलक ने। जो आपका रियासत है, मुस्त खराज है, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, और दीवान खैरात यानी कि जो डोनेशन का डिपार्टमेंट है वो स्टैब्लिश किया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट ओपन बाय मोहम्मद तुगलक? तो अगेन क्या था? कोही था आपका, ठीक है। दीवान अर्ज किसने इस्टेब्लिश किया था? वो किया था आपका जो बलबन था, याद है आपको, दीवान अर्ज। और दीवान वजारत क्या है? क्यों ये दीवान वजारत क्या है? व्हाट इज़ दीवान वजारत? और तो ये वज़ीर के है, वज़ीर की पोस्ट है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता था, जो हेड करता था मेन फाइनेंस और रेवेन्यू को, ठीक है। ही वॉज द हेड ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू, ठीक है। जो वज़ीर होता था वो इसको हेड करता था। इब्ने बतूता, ये कहाँ से आया था? तो इब्ने बतूता आया था मोरक्को से, ऑप्शन नंबर बी। हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर? जब विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था, वैसे तो अभी हमने पढ़ा नहीं विजयनगर एम्पायर, बट फिर भी विजयनगर 1336 में स्टैब्लिश हुआ था, 1336 में। एंड वी नो कि 1325 में थ्रोन पे बैठा था कौन? MBT अपना 1350 तक रहा था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पे तो आक्रमण हुआ था तैमूर का, ठीक है। द बेगमपुरी मॉस्क किसने बनवाई है? अगेन बेगमपुरी मॉस्क किसने बनवाई है? ये तो हो जाते हैं आपके डबल डोम आर्किटेक्चर, जैसे कि मौत की मस्जिद वगैरह बनाने के लिए, ओके। आंसर होगा यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू विजिट अजमेर श्राइन? देख सकते हैं MTS 2024 और CGL मेंस 2024 दोनों में पूछा गया ये सवाल है। आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा
बताइए किसने विजिट किया था अजमेर श्राइन मोइनुद्दीन चिश्ती? तो इट वाज मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। हु इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे भारत पर किसने आक्रमण किया था? बताइए ड्यूरिंग द रूल ऑफ तुगलक। तो इट वाज तैमूर, तैमूर लंग। ओके, बाकी तो आप आई थिंक आराम से कर लेंगे। कुछ भी नया नहीं है सर, कुछ भी नया नहीं मिलेगा आपको, सब आसानी से हो जाएगा। ये बैटल ऑफ प्लासी छोड़ देना अभी, ठीक है। ओके ठीक है, आप कर सकते हैं। 1526 का बैटल ऑफ पानी, मतलब कुछ भी नया नहीं है। विच डिपार्टमेंट हेडेड बाई दाबिर खास हैंडल्ड रॉयल कोरेस्पॉन्डेंस? ठीक है, दाबिर खास इसको हैंडल करता था, मतलब हेड करता था, ठीक है। हैंडल्ड रॉयल कोरेस्पॉन्डेंस एंड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। इंशा अर्ज ममालिक, अब ठीक है, अरीज़ ममालिक नहीं, अरीज़ ममालिक था वो, था आपका मस्टन मास्टर था वो, ठीक है। दीवान रियासत, दीवान इंशा होगा, ठीक है। रॉयल कोरेस्पॉन्डेंस की बात कर रही है, बात कर रही है, ठीक है। और दीवान रियासत किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये है क्या? मार्केट कंट्रोल के लिए था ये, ठीक है, मार्केट कंट्रोल के लिए। ये बलबन ने किया था, मिलिट्री डिपार्टमेंट है ये, ओके। करेस्पॉन्डेंस एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए दीवान इंशा हुआ करता था, जिसको हेड करता था दाबिर खास। किसने कैपिटल शिफ्ट करी थी? क्यों, किसने कैपिटल शिफ्ट करी थी 1506 में? इट वॉज सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर ए। द ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही याहया बिन सिरिंदी क्लेम्स दैट फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी वाज द डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। याहया बिन सिरिंदी ने किस डायनेस्टी को बोला था? सैयद को। द डैश सल्तनत इज रूल्ड बाय द शर्की डायनेस्टी। आगरा, दिल्ली, जौनपुर या भरतपुर? ये एक हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये काइंड ऑफ नया क्वेश्चन है कि द डैश सल्तनत इज रूल्ड बाय शर्की डायनेस्टी, ये जौनपुर। जौनपुर, जौनपुर में शर्की डायनेस्टी थी, एक छोटी सी डायनेस्टी जो यहाँ पे रूल कर रही थी जौनपुर वाले इलाके में, ठीक है। चलो बाकी तो और सच कुछ नया नहीं है, डबल डोम भी देख ही चुके हैं। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे इनकी आराम से, ऐसा कोई आपको नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर है कि आपको क्वेश्चन मिले, सब कुछ अपना पढ़ा हुआ है, ओके। तो दिल्ली सल्तनत यहाँ होता है ख़त्म। अब हम देखेंगे क्या, साउथ इंडिया में जाएंगे और वहाँ पे विजयनगर और बहमानी देखेंगे। मोस्ट प्रॉबेबली कल होगी आपकी क्लास, और उसके बाद हम मुगल्स में आएंगे, ठीक है। जो सीजीएल मेंस के लिए जो रिवीजन वाले सेशंस चल रहे हैं उसमें इसीलिए मैंने अभी एंशिएंट के बाद मॉडर्न रखा है, सो दैट आपका तब तक मेडाइवल हो जाएगा। तो मेडाइवल में आप लोग भी उसको अटेंड कर पाओगे, मेडाइवल वाले सेशन को, ठीक है। चलो अच्छा, विशाल शर्मा बड़े भैया की मुंबई पोस्टिंग हुई है, आज ही हुई है। अच्छा, एसएससी सीजीएल ओनली विद योर सपोर्ट, ओके थैंक यू विशाल जी। हाँ 2 मिलियन का सेलिब्रेशन आप बता सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। ओके प्रत्युषा मैती जी करवाते हैं, ठीक है। बेगमपुरी मॉस्क वाला दोबारा देख लीजिए, क्या देखना उसमें? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी, और कुछ क्या हमने गलत वगैरह मार्क किया गया कुछ? आप बता सकते हो। आंसर की ऐड नहीं तो क्या हो गया यार, पढ़ाया है, अब नोट्स खोल के देखोगे सब मिल जाएगा। एडिक्विटी पर बेस्ड क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? क्विज ग्रुप है, ठीक है। टेलीग्राम पे अगर करना है तो टेलीग्राम पे कर सकते हो, बाकी एप्लीकेशन पे भी स्टार्ट हो गए हैं वो क्विजेस, ठीक है। वो एडिक्विटी पैटर्न पे बेस्ड की क्विजेस हैं वो। चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। बाकी जिसको बैच एनरोल करना है कर सकता है ना। चलिए, थैंक यू।